हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू B2 लर्निंग। बच्चा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज लेक्चर नंबर 4, है ना, लेक्चर नंबर 4। क्योंकि ऑलरेडी 3 लेक्चर हम कर चुके हैं, यानी कि 3 अपन ने वीडियोस देख लिए थे जिसके अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया था। मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं, थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि भाई सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि यार सीक्वेंस सीरीज है क्या, ठीक है। अच्छा, सीक्वेंस सीरीज के बाद हमने पढ़ा कि यार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, उसमें सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स कैसे निकालते हैं, nth टर्म कैसे निकालते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे करते हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है ना, कैसे अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया जाता है कोई भी दो गिवन नंबर्स में, कैसे क्वेश्चंस घुमा के बनाए जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चन फंसाया जा सकता है। ये सारा कुछ हमने डिस्कस करा था लास्ट क्लास में। आज के लेक्चर में बच्चा हम इसके आगे प्रोसीड करेंगे और आज हम देखेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्या भला, है ना, जीपी क्या है, जीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं एंड ये सारा कुछ याद करो। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि यार है ना जो प्रोग्रेशन है ना, वो 4 तरह की होती है, एपी, जीपी, एचपी और एजीपी। और मैंने कहा था अपन चारों तरह की प्रोग्रेशन को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हमने एपी डिस्कस किया, यानी कि फर्स्ट तरह की प्रोग्रेशन का कंप्लीट एनालिसिस किया कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और उसके बारे में सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया लास्ट लेक्चर तक। आज फोर्थ लेक्चर में बच्चा अपन स्टार्ट करेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, यानी कि सेकेंड टाइप ऑफ प्रोग्रेशन विच इज जीपी, दैट इज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो हम स्टार्ट करेंगे आज से। तो बच्चा ध्यान से देखना कंप्लीट वीडियो को, बिकॉज इसके अंदर ना मैं कोशिश करूंगा कि हर टाइप का क्वेश्चन ला दूं, है ना। एक ही तरह के ज्यादा क्वेश्चन लाने से अच्छा है, क्योंकि वो तो सेंसलेस है, वो तो आपने प्रैक्टिस करनी है। मैंने क्या करा कि मैंने हर तरह के क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करता कि हर टाइप का क्वेश्चन आप एक बार देख लो, ठीक है। तो जितना मेजर टाइप का क्वेश्चन बन पाता है जीपी का, वो अपने लगभग सारा यहाँ पे कवर कर लिया है। तो ध्यान से देखते जाना कंप्लीट वीडियो को, कोई क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, कोई कॉन्सेप्ट मिस नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। स्टार्ट करते हैं व्हाट इज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले ना मैं आपको अगली एक बार डेफिनेशन को रीड आउट कर देता हूं, है ना, और रीड आउट कर देता हूं, ध्यान से सुनना क्या डेफिनेशन बोल रहा है कि जीपी इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हुज फर्स्ट टर्म इज नॉन जीरो एंड ईच सक्सीडिंग टर्म इज इक्वल टू द प्रीसीडिंग टर्म। Each succeeding term, वापस ध्यान रखना, each succeeding term is equal to the preceding term multiplied by a constant. Multiplied by a constant. Thus in GP the ratio of successive term is constant. क्या constant? Ratio of the successive term is constant and this constant factor is called common ratio. ठीक, अब थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा, बाकी मैं क्लियर कर देता हूं, एकदम ध्यान से समझना। मतलब बोला क्या है कि जीपी के अंदर ना कैसे टर्म्स निकलती, कैसे टर्म निकलती। जैसे मैं कह रहा हूं कि यार मेरे पास एक जीपी का फर्स्ट टर्म जो दे रखा है, लेट सपोज वो 2 दे रखा है, फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। तो मैंने कहा यार फर्स्ट टर्म मेरे पास 2 है। अब अगली टर्म कैसे मिल रही है, एंड ईच सक्सीडिंग टर्म मतलब नेक्स्ट टर्म इज इक्वल टू द प्रीसीडिंग टर्म मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट। मतलब अगर मैं इसे किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो नेक्स्ट टर्म मिलेगी। मैं मान लेता हूं अभी के लिए वो कांस्टेंट मेरे पास 2 मान लेता हूं, तो अब नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी, k को 2 यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नेक्स्ट टर्म आ गई। अब नेक्स्ट टर्म चाहिए तो कांस्टेंट को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आ जाएगी। अभी नेक्स्ट टर्म चाहिए तो कांस्टेंट को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा 16 आ जाएगी। अभी नेक्स्ट टर्म चाहिए तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, फिर अपने पास आ जाएगा 64, और यही जो है वो चलता रहेगा, यही जो है वो सीक्वेंस चलता रहेगा। यही तो बोला है, क्या बोला है अपने पास कि ईच सक्सीडिंग टर्म इज इक्वल टू द प्रीसीडिंग टर्म मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट। मैंने कांस्टेंट 2 लिया तो क्या किया, अब हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया तो अगली टर्म आ गई, अब इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट टर्म आ गई, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट टर्म आ गई, और ऐसे चलते रहे। यानी कि क्या कि एपी में मैंने क्या किया था, जब भी मुझे नेक्स्ट टर्म चाहिए थी तो मैंने उस कांस्टेंट को ऐड किया था, जिस कांस्टेंट को मैंने कॉमन डिफरेंस यानी कि डी से रिप्रेजेंट किया। तो भाई एक टर्म अगर ए है तो अगली टर्म a प्लस डी आई, उसकी अगली टर्म a प्लस 2 डी आई, उसकी अगली टर्म a प्लस 3 डी आई, ऐसे ही तो चला। तो एपी में क्या किया था, डी को ऐड कर रहे थे। यहां क्या कर रहे हैं, यहां पे एडिशन की जगह मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, यहां पे एडिशन की जगह मल्टीप्लीकेशन चल रहा है। मतलब हर टर्म को अगर मैं उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास नई टर्म आ जाएगी, नेक्स्ट टर्म, फिर उसे k से मल्टीप्लाई करूंगा तो नेक्स्ट टर्म, फिर k से मल्टीप्लाई करूंगा तो नेक्स्ट टर्म, और यही प्रोसेस चलता रहेगा। क्या ये बात समझ आती है? एक एग्जांपल और देख लेते हैं, है ना, एक एग्जांपल और देखता हूं। मैंने कहा मेरे पास फर्स्ट टर्म मान लेता हूं 3, और यहां पे मैं कॉमन रेशियो को, जिसको कांस्टेंट है, उसको मैं अभी के लिए 3 मान लेता हूं।
ठीक, अब क्या करना है, नेक्स्ट टर्म से तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27 आ गया, अब इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 81 आ गया, और अब ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, यही चलेगा। इसका मतलब किसी भी टर्म को चाहिए, कोई भी टर्म चाहिए तो पिछली वाली टर्म को उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, एंड दिस सीक्वेंस, दिस रिजल्टेंट सीक्वेंस इज कॉल्ड जीपी। आई होप ये एग्जाम्पल भी समझ आ गया और ये डेफिनेशन भी अब तक आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, मैं काम करता हूं, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं और अब आगे का पार्ट स्टार्ट कर देते हैं। अब ऐसे समझो कि मैं कह रहा हूं कि मेरे पास कोई भी एक सीक्वेंस दे रखा है, अपने पास कोई भी एक सीक्वेंस दे रखा है जिसकी फर्स्ट टर्म मानिए अपने को A1 दे रखा है, सेकंड टर्म A2 दे रखा है, थर्ड टर्म A3 दे रखा है, फोर्थ टर्म A4 दे रखा है, और ऐसे चलते चलते n-1 टर्म n-1 दे रखा है और लास्ट टर्म an दे रखा है, नहीं सेकंड लास्ट टर्म और ये लास्ट टर्म। अब ऐसे करके अपने पास एक सीक्वेंस आ गया, ऐसे करके अपने पास एक सीक्वेंस आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अब मेरे को बता रखा है ना, पॉइंट क्या दे रखा है, मेरे को बोल रखा है ये जो सीक्वेंस है ना, ये ना जीपी फॉर्म कर दे रहा है। ये सीक्वेंस क्या कर दे रहा है, ये सीक्वेंस जीपी फॉर्म कर दे रहा है। अभी क्या रिलेशन बनेगा भाई, रिलेशन यही तो बोला है, दस द रेशियो ऑफ सक्सेसिव टर्म इज कांस्टेंट, रेशियो ऑफ द सक्सेसिव टर्म इज कांस्टेंट। मतलब मैंने A1 को किसी से मल्टीप्लाई किया होगा तो A2 आया होगा, A2 को किसी से मल्टीप्लाई किया होगा तो A3 आया होगा, A3 को उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो A4 आया होगा। मतलब ऐसे ही तो बढ़ रहा है, मतलब मल्टीप्लाई करने पे तो नेक्स्ट टर्म आ रही है, बिल्कुल आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो अगर मेरे को इतना समझ आता है, इसका मतलब अगर मैं जैसे जीपी के एपी के टाइम याद करो कि अगर मैं सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करता था तो किसके इक्वल आता था, थर्ड माइनस सेकंड के। अच्छा, थर्ड माइनस सेकंड किसके इक्वल आता था, फोर्थ माइनस थर्ड के। और किसी भी टर्म को पिछली टर्म से सब्ट्रैक्ट करते थे तो वो सेम आता था कब, एपी में। जीपी क्या बोलता है, जीपी रेशियो की बात करता है। तो अगर मैं किसी भी टर्म, लेट सपोज मैं सेकंड टर्म को अगर फर्स्ट टर्म से डिवाइड करूं, अगर सॉरी भाई, अगर मैं सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करूं तो ये किसके इक्वल आएगा, जब मैं थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड कर रहा हूं। ये किसके इक्वल आएगा, जब मैं फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड कर रहा हूं। ये किसके इक्वल आएगा, जब मैं फिफ्थ टर्म को फोर्थ टर्म से डिवाइड कर रहा हूं। मतलब मुझे लॉजिक समझ आ गया यार, मैं किसी भी टर्म को उससे पहले वाली टर्म से डिवाइड करूंगा ना तो वो इक्वल आ रहा है, उनका रेशियो जो आ रहा है, वो इक्वल आ रहा है। यही तो बोला, दस द रेशियो ऑफ सक्सेसिव टर्म, तो टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म इज इक्वल टू term divided by previous term and so on till the last term, that is an upon a of n minus 1, और ये इक्वल आता है, हमेशा इक्वल आता है। और ध्यान रखना ये किसके इक्वल आता है, ये जो कांस्टेंट k होता है, जिसको अपन k यूज कर रहे थे, उसको कांस्टेंट रेशियो बोलते हैं, जिसको कॉमन रेशियो बोलते हैं, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से, इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से। और यही क्या हो गया, यही हो गया अपने पास कॉमन रेशियो, यही क्या हो गया अपने पास, कॉमन रेशियो। अभी पॉइंट क्लियर है ना। तो किसी भी टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, r से, और उस r को क्या बोला, कॉमन रेशियो। तो कोई भी टर्म को अगर पिछली टर्म से डिवाइड करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू कॉमन रेशियो, एंड दैट कॉमन रेशियो इज डिनोटेड बाय स्मॉल r। किससे डिनोट कर रहे हैं भाई, स्मॉल r से। तो स्मॉल r ही बता रहा है कॉमन रेशियो को। I hope this point is very much clear to everyone। अब इसका मतलब क्या, अगर मैं फर्स्ट टर्म को a बोल देता हूं, इसका मतलब अगर मैं a1 को, दैट इज टर्म 1 को a बोल देता हूं, तो नेक्स्ट टर्म लेने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, जहां मैं k से करा था किससे मल्टीप्लाई करना है, r से मल्टीप्लाई करना है। मतलब सेकंड टर्म मेरे पास हो जाएगी a इंटू r, होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। थर्ड टर्म के लिए इसको r से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा a इंटू r स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, a इंटू r क्यूब, और ऐसे ही चलता रहेगा। समझ आया, इसी को बोलते हैं बेटा जीपी। अब आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बस ये जानना था क्या जीपी होती क्या है ना, एपी में और जीपी में फर्क क्या होता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या बोलती है कि अपने को किसी भी टर्म में अगर डी ऐड करोगे, जो कॉमन डिफरेंस था, तो नेक्स्ट टर्म आ जाती है, फिर उसमें डी ऐड करोगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाती है, करेक्ट। जीपी क्या बोलता है कि यार किसी भी टर्म में कॉमन रेशियो आर को मल्टीप्लाई करोगे तो नेक्स्ट टर्म आएगी, फिर उसमें कॉमन रेशियो आर को मल्टीप्लाई करोगे तो नेक्स्ट टर्म आएगी, फिर आर को मल्टीप्लाई करोगे तो नेक्स्ट टर्म आएगी। मतलब वहां एडिशन होता है, यहां पे मल्टीप्लीकेशन होता है, इसीलिए वहां पे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। डी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। यहां पे आर को क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, कॉमन रेशियो बोला जाता है। मुझे लगता है कि यहां तक ना पॉइंट क्लियर है ना, यहां तक ना पॉइंट क्लियर है ना, बहुत आराम से समझा अपन ने। अब मैं nth टर्म की बात करता हूं कि यार अगर कोई जीपी है, ये तो पता चल गया वो सीक्वेंस जीपी जा रहा है, उसमें अगर मुझे कोई स्पेसिफिक nth टर्म फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करें, है ना, कैसे फाइंड करें। तो ऐसे समझा मैंने कि यार जो फर्स्ट टर्म मेरे को दे रखी है, मैंने बोला यार वो a था,
फर्स्ट टर्म क्या था, ए था। अच्छा अब सेकंड टर्म अगर फाइंड करना है, सेकंड टर्म फाइंड करना तो क्या करना पड़ेगा, ए में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कॉमन रेशियो यानी कि आर कर दिया। अगर मुझे A3 फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, A2 के अंदर यानी कि A2 के अंदर इससे जस्ट पहले वाली टर्म में वही कांस्टेंट रेशियो आर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर A2 में आर मल्टीप्लाई करता हूं मतलब इसमें आर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, A इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर मुझे A4 फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, A3 में R मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें R मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, A इंटू आर टू द पावर 3 हो जाएगा। अभी मुझे लॉजिक एकदम क्लियर हो गया है कि यार अगर मैं देख रहा हूं ध्यान से तो A1 में क्या है A, A2 क्या है A इंटू आर, A3 क्या है A इंटू आर स्क्वायर, A4 क्या है A इंटू आर क्यूब। और ऐसे ही चलते 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 अगर मैं AN की बात करूंगा तो AN मेरे पास कितना हो जाएगा, A इंटू आर टू द पावर N नहीं N माइनस 1 क्या हो जाएगा, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। यहां तक मेरे को समझ आ गया। और इसी को अपन ने बोला कि यार अगर कोई भी nth टर्म फाइंड करनी है तो सीधा सीधा सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला बन गया मेरे पास, nth टर्म फाइंड करनी है जीपी का तो फॉर्मूला बन रहा है a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, जहां पे a किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, a रिप्रेजेंट कर रहा है अपने फर्स्ट टर्म को, a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट टर्म को। अच्छा r किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपना कॉमन रेशियो को। R किसको रिप्रेजेंट, कॉमन रेशियो। और n क्या है, किसी भी जिस भी स्पेसिफिक टर्म की बात हो रही है वही अपने पास n हो गया, वही अपने पास क्या हो गया भाई, वही अपने पास n हो गया। डन है। तो मुझे लगता है ये पॉइंट आपको अब समझ आ गया, फॉर्मूला एकदम क्लियर हो गया। इसका मतलब कि अगर मेरे पास A है, मेरे पास R है तो मैं कोई भी स्पेसिफिक टर्म बहुत 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 आराम से फाइंड कर सकता हूं। एग्जांपल देख लें, हाँ सर देख लेते हैं। एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि मेरे को A दे रखा है, यानी कि मैं मान लेता हूं कि GP दे रखी है अपने को, और GP किस फॉर्म के अंदर दे रखी है, GP कुछ ऐसे दे रखी है कि यार फर्स्ट टर्म दे रखा है 1/2, फिर मेरे को दे रखा है 1, फिर दे रखा है 2, फिर दे रखा है 4, और ऐसे करते 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 बढ़ता जा रहा है, ऐसे करते करते बढ़ता जा रहा है। अब मेरे को किसी ने बोला कि यार A9 फाइंड करके दिखा दो, है ना सर A9 फाइंड करके दिखा दो। तो अब मुझे फॉर्मूला तो याद है, A9 का मतलब क्या हो जाएगा, A9 का मतलब हो जाएगा A इंटू आर टू द पावर, A इंटू आर टू द पावर 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 क्योंकि n की वैल्यू 9 है। अच्छा यहां से अब क्या क्या चाहिए भाई, एक तो मुझे a चाहिए, एक मुझे r चाहिए, दो चीजें चाहिए। तो चेक करें क्वेश्चन में दे रखा है कि नहीं दे रखा है। अगर मैं a की बात कर रहा हूं विच इज फर्स्ट टर्म, कितना दे रखा है भाई, 1/2 दे रखा है। अगर मुझे r फाइंड करना है, r क्या बोलता है, r क्या बोलता है, किसी भी टर्म को उससे पिछली वाली टर्म से डिवाइड कर दो, निकल के क्या आएगा, रिजल्ट क्या निकल के आएगा, r ही तो निकल के आएगा। तो अगर मैं 1 को डिवाइड कर दूं 1/2 से तो मेरे पास आ जाएगा 2, जो r की वैल्यू आ गई। अभी क्वेश्चन खत्म। अब A9 फाइंड करना तो A9 अपने पास आएगा A विच इज 1/2 इंटू R विच इज 2 टू द पावर 9 माइनस 8 मतलब 8 आएगा, नहीं आएगा। इसको सॉल्व करें तो आ रहा है 2 टू द पावर 7, 2 टू द पावर 7 ही क्या हो गया मेरे पास, फाइनल nth टर्म यानी कि 9th टर्म आ गया, और ये मेरे पास आ गया आंसर। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है, क्या ये अप्रोच क्लियर है? मतलब मुझे इतना समझ आता है कि यार अगर जब भी मेरे को A दे रखा है, मैंने D फाइंड कर लिया तो A और D आ गया, तो मैं कोई भी स्पेसिफिक टर्म बहुत इजीली फाइंड कर सकता हूं। सीधे सीधे फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करी और आंसर निकाल दिया। आई होप ये एकदम क्लियर है ना, बढ़िया और आसान भी, समझ भी आ गया, फॉर्मूला याद भी हो गया, एकदम ब्रेन में फिट कर लिया। ठीक है, बढ़ जाए आगे, है ना, बढ़ जाए आगे। अब nth टर्म आ चुकी है, अभी पहले एक साथ सबके फॉर्मूले देख लेते हैं, फिर सबके क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे ना। ये फॉर्मूला भी समझ लेते हैं। क्या सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी, अगर किसी जीपी की बात कर रहे हैं तो उसके सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स कैसे फाइंड करें, है ना, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स कैसे फाइंड करें। फॉर्मूले के काम करते हैं, डेरिवेशन भी साथ के साथ देखते चलते हैं। अगर मैं Sn की बात करता हूं तो Sn किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, सम ऑफ सीक्वेंस, है ना। यहां पे सीक्वेंस कौन सा है, जीपी है, मतलब टर्म्स किस में कंसीडर करेंगे, जीपी के अंदर, और उसी का सम निकाल रहे हैं, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, और ऐसे चलते 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 कहां तक जा रहा होगा, An तक जा रहा होगा, डेफिनेटली जा रहा होगा। अच्छा यहां से मैं क्या करता हूं, इससे जीपी के फॉर्म में लिख देता हूं, क्यों, क्योंकि सीक्वेंस क्या है, जीपी है, ये सीक्वेंस जीपी है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, A प्लस सेकेंड टर्म इज AR प्लस थर्ड टर्म इज AR स्क्वायर प्लस
सॉरी 4 टर्म इज a इंटू आर टू द पावर 3 और ये चलते 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 a इंटू आर टू द पावर n-1 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि भाई ये मेरे को ना क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि जीपी था और इसी का तो सम निकालना है, तभी तो मैं बात कर रहा हूं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी। अब पॉइंट इज कि इसकी वैल्यू निकाले कैसे, ठीक है, इसकी वैल्यू निकाले कैसे, मतलब फॉर्मूला कैसे डिराइव करें। आपने क्या करना है, आपने सीधे सीधे इसको r से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। अगर दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई करते हैं तो बन जाएगा r इंटू एस एन। क्या बन जाएगा? r इंटू एस एन। यहां पे r से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? a इंटू आर, क्योंकि आपने a को r से मल्टीप्लाई किया, प्लस अब सेकेंड टर्म को r से मल्टीप्लाई करोगे तो a इंटू आर स्क्वायर। अब इसे r से मल्टीप्लाई करोगे तो a इंटू आर क्यूब, इसे r से मल्टीप्लाई करो तो a इंटू आर टू द पावर 4 और चलते 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 जो लास्ट टर्म होगा ये, अगर इसे r से मल्टीप्लाई करो तो a इंटू आर टू द पावर n, a इंटू आर टू द पावर n आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब ना क्या करना भैया, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन, माना अब फर्स्ट इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर दो, किससे? सब्ट्रैक्ट कर दो सेकेंड इक्वेशन को, जो नई इक्वेशन फॉर्म करी थी r से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो एस एन कॉमन ले लोगे तो बचेगा 1 माइनस आर, है ना, लेफ्ट हैंड साइड तो एस एन कॉमन ले लोगे बचेगा 1 माइनस आर। अब यहां से सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करो। सबसे पहले a को ऐसे कैसे छोड़ दो, a को ऐसे छोड़ो, यहां से इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो। क्या हो रहा है? ar माइनस ar 0, ar स्क्वायर माइनस ar स्क्वायर 0, ar क्यूब माइनस ar क्यूब 0, और ऐसे करते 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 मेरे पास सारा कुछ यहां से इससे पहले वाली टर्म करूंगा तो 0 आ जाएगा। बचेगा क्या? बचेगा माइनस a इंटू आर टू द पावर n, a इंटू आर टू द पावर n। बचा कि नहीं बचा? मतलब फर्स्ट वाले सीक्वेंस से यहां से बचा a पॉजिटिव में और यहां से बचा a इंटू आर टू द पावर n नेगेटिव, क्योंकि फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। और मेरे को यहां से देखते ही कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि यार ar कैंसिल, ar स्क्वायर कैंसिल, ar क्यूब कैंसिल, ऐसे करते करते इससे जस्ट पहले वाली टर्म कौन सी होगी? अगर ये a इंटू आर टू द पावर n है, मतलब इससे पहले a इंटू आर टू द पावर n-1 होगी, वो कैंसिल हो गई। बचा क्या? a इंटू आर टू द पावर n, ये मेरे पास आ गया। आई होप क्लियर? बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी फर्दर चेक करो तो एस एन अपने पास 1 माइनस आर और यहां से a कॉमन ले लेता हूं तो बचेगा 1 माइनस आर टू द पावर n आ गया। अच्छा, यहां से अगर मुझे ऐसे नहीं तो फाइंड करना था, मुझे फाइंड क्या करना था? क्वेश्चन फाइंड ही क्या है ना, देखो ध्यान से, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मतलब क्या फाइंड करना है? सम फाइंड करना है। सम को किससे रिप्रेजेंट कर रखा है? सम को रिप्रेजेंट करना है एस एन से, मतलब एस एन फाइंड करना है, तो बाकी सब कुछ फेंक दो। फेंका भाई तो a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन में 1 माइनस आर, और ये मेरे पास आ गया किसका फॉर्मूला? ये मेरे पास आ गया सीधे सीधे एस एन का फॉर्मूला, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी ये मेरे पास आ गया। ठीक है। अच्छा, नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना भाई, ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब मेरे पास मॉड r की वैल्यू मॉड r की वैल्यू 1 से स्मॉलर हो, है ना। और अगर अपने पास सेकंड केस, ये फर्स्ट केस था, सेकंड केस अगर मॉड r की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो तो क्या करो? बस दोनों तरफ स्वाइप कर दो, तो ये अपने पास बन जाएगा Sn इज इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर n-1 अपॉन में r-1। ठीक है, आप देखोगे तो सारे बुक्स में आपको फॉर्मूला जो दिखेगा वो इसी फॉर्म के अंदर दिखेगा, दोनों केसेस के अंदर, अगर मॉड r 1 से छोटा है और अगर मॉड r 1 से बड़ा। ये दो अपने पास बन रहा है फाइनल फॉर्मूला किस चीज का? इस चीज का सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। अच्छा, ये कैसे आएगा? बस आपने फर्स्ट की जगह सेकंड सब्ट्रैक्ट, जिसमें से फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट किया है ना, अगर सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, अगर सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये मिल जाएगा, और फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया था तो ये मिल रहा है। मतलब ये दोनों फॉर्मूले अपने पास बन रहे हैं कब? जब मॉड r 1 से छोटा है और जब मॉड r 1 से बड़ा है। तो दोनों केस के लिए अपने पास किसका फॉर्मूला आ गया? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी। अगर जीपी है, दो चार टर्म पता है, मतलब a पता है, मतलब d r पता है, तो वहां से क्या फाइंड कर सकते हैं? फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड कर सकते हैं, किसी का भी, फर्स्ट 10 टर्म्स, फर्स्ट 20 टर्म्स, फर्स्ट 15 टर्म्स, वी कैन इजीली फाइंड। सीधे सीधे वैल्यू पुट करनी है और अपने को आंसर निकाल लेना है। क्लियर है ना? फॉर्मूला याद हो गया, फॉर्मूला बना कैसे, डेरिवेशन कैसे हो रहा है ये समझ आ गया, और ये आपके काम आएगा जब मैं स्पेशल सीरीज कराऊंगा ना। आप ध्यान रखना, जब मैं स्पेशल सीरीज कराऊंगा तो ये वाला जो अप्रोच होता है ना, मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करने वाला, ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो आपने ये समझ लेना है, ब्रेन में फिट कर लेना है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, या फिर एक काम करें, मेरे को एक चीज और कराना है, सम ऑफ फर्स्ट जीपी एंड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, वो मैं बाद में कराता हूं, पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं।
अब क्या, अच्छा यही दे रखा है भाई, इनफाइनाइट टर्म्स का दे रखा है, मतलब एक काम करते हैं अपन पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, मतलब एक अप्रोच और समझ लेते हैं, ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या अपन समझते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। अगर जीपी दे रखा है तो उसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम कैसे फाइंड करें, ये अपने को समझना है। ठीक है, अब इनफाइनाइट टर्म्स मतलब टर्म कहां तक जा रही है, मतलब बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कब तक बढ़ रही है, इनफाइनाइट तक बढ़ रही है। अब उस केस में मुझे फाइंड करना है सम। अब ध्यान से समझना, दो केसेस हो सकते हैं। कौन कौन सा केसेस? केस नंबर 1, जब मॉड आर की वैल्यू मेरे पास 1 से ग्रेटर है। जब मॉड आर की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1 से ग्रेटर है। इस केस में ध्यान से समझना, इस केस में जैसे एग्जांपल भी समझा देता हूं पहले मैं, या फिर एक बार फॉर्मूले समझाता हूं पहले। तो अपने को पता है कि भाई एसएन का फॉर्मूला क्या था, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। यही फॉर्मूला देखा कब, जब मॉड आर 1 से बड़ा है, बिल्कुल देखा। अब यहां से देखो n कहां जा रहा है, इनफाइनाइट की तरफ, मतलब s इनफाइनाइट की मैं बात कर रहा हूं। अगर s इनफाइनाइट की बात कर रहा हूं तो ये किसके इक्वल है, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, और ये बढ़ता 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 कहां तक जा रहा है, a इनफाइनाइट तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, मतलब कोई एंड ही नहीं है। जब तक बढ़ा सकते हो बढ़ा दो, जब तक बढ़ा सकते हो बढ़ा दो, और उन सब का सम करके बताओ। तो भाई मेरे पास दो केस हो सकते हैं, या तो मॉड आर 1 से बड़ा हो या मॉड आर 1 से छोटा हो। पहला केस की मैं बात करता हूं, पहले केस की, जब मॉड आर मेरे को 1 से ग्रेटर दे रखा है। जब मॉड आर क्या दे रखा है, 1 से ग्रेटर दे रखा है, तो मेरे को ये समझ आ रहा है। अब इतनी मैथ्स अपने को आती है कि यार अगर मैं बात करूं कि n जो है वो टेंड कर रहा है कहां पे, n जो है टेंड कर रहा है कहां पे, इनफाइनाइट की तरफ, और मेरे पास मॉड आर की वैल्यू क्या हो, 1 से ग्रेटर हो। इसका मतलब 1 से कोई बड़ी वैल्यू है ना, 1 से बड़ी वैल्यू है या -1 से छोटी वैल्यू है। उस केस में अगर मैं r की पावर n करूंगा तो ये कहां को टेंड करेगा, ऑफ कोर्स इनफाइनाइट को टेंड करेगा। मैं 2 को ही देख लूं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, बढ़ता जाएगा। 2 की पावर 1000 बड़ा नंबर, 2 की पावर लाख बड़ा नंबर, 2 की पावर 1 करोड़ और बड़ा नंबर, 100 करोड़ और बड़ा, 1000 करोड़ और बड़ा, मतलब वो कहां तक जाएगा, वो इनफाइनाइट तक जाएगा। जैसे 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 मैं n की वैल्यू को बढ़ाऊंगा वैसे 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 मेरे पास r रेज़ टू पावर n की वैल्यू कहां जाएगी, वो इनफाइनाइट की तरफ जाएगी। क्या ये बात समझ आती है? बिल्कुल समझ आती है। तो ये मेरे को समझ आ गया, ये मेरे को समझ आ गया। इसका मतलब इस केस के अंदर, इसका मतलब इस केस के अंदर, यानी कि जब मॉड r की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो तो उस केस के अंदर s इनफाइनाइट कितना आ जाएगा। अगर ये पूरा इनफाइनाइट है, r टू द पावर n कहां टेंड करा, इनफाइनाइट को, तो r टू द पावर -1 भी इनफाइनाइट को टेंड करेगा, इनटू a भी इनफाइनाइट को टेंड करेगा, और ये पूरा का पूरा Sn कहां टेंड करेगा, इनफाइनाइट को टेंड करेगा। कब? जब मॉड r की वैल्यू 1 से ग्रेटर है। जब मॉड r की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो सम ऑफ फर्स्ट इनफाइनाइट टर्म्स, क्योंकि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स कितना आ रहा है, सीधा सीधा बोल दो यार इनफाइनाइट है ना, सीधा सीधा बोल दो कि इनफाइनाइट है। एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो मेरे पास लेट सपोज एक क्वेश्चन है कि पहला टर्म है 3, कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो जो आ रहा है वो है 2, तो 6 आएगा, फिर अपने पास 12 आएगा, फिर 24 आएगा, फिर 48 आएगा, फिर 96 आएगा, और ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ता जाएगा, इनफाइनाइट तक बढ़ता जाएगा, क्योंकि मुझे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स की बात करनी है। तो भाई इसका सम बता दो, इसका Sn बताऊंगा। Sn क्यों है, ये तो S इनफाइनाइट है, और S इनफाइनाइट कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा सर, सीधे इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि मुझे पता है इतनी बड़ी वैल्यूज आ जाएगी कि मैं काउंट ही नहीं कर पाऊंगा। क्या ये बात समझ आती है? तो जैसे मुझे मॉड आर 1 से ग्रेटर दिखता है, यहां पे दिखा था 2, दिख जाए 3, दिख जाए -3, दिख जाए -4, कुछ भी दिखे मॉड 1 से मॉड आर, जिसमें मॉड आर 1 से बड़ा हो, तो आप सीधे सीधे बोल दो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स भाई इनफाइनाइट है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इनफाइनाइट है। क्लियर है ना, पॉइंट एकदम क्लियर। सेकंड केस की बात करता हूं, है ना, सेकंड केस की बात करता हूं, एक पेज और ले लेते हैं, ठीक है। सेकंड केस क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा ना, ध्यान से समझिएगा। सेकंड केस क्या बोल रहा है कि मुझे अगेन Sn क्या दे रखा है, 1, मतलब अपने पास A1 से स्टार्ट करें तो A1 प्लस A2 प्लस A3, और ये चलता 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 कहां तक जा रहा है, An तक जा रहा था। अच्छा, अगर मैं S इनफाइनाइट की बात करूंगा तो भाई A1 प्लस A2 प्लस A3, और ये चलता चलता कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। अब की बार मैं केस की बात कर रहा हूं जो मॉड r की वैल्यू 1 से छोटी है, मॉड r की वैल्यू 1 से छोटी है, तो उस केस में अगर मैं Sn की बात करूंगा तो फॉर्मूला मुझे याद है, फॉर्मूला अपन ने अभी अभी पढ़ा था, क्या, a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन में 1 माइनस r। क्या यही फॉर्मूला पढ़ा है, क्या यही फॉर्मूला पढ़ा है, 100% यही पढ़ा। ठीक, अब मैं कह रहा हूं कि यार r ना 1 से छोटा है, मॉड r ना 1 से छोटा है। अब ब्रेन में ऐसे सोचो
क्या सोचो कि यार मैंने एक बार के लिए मान लेता हूं, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि यार r की वैल्यू ना लेट सपोज मैं 1/2 ले लेता हूं, 1/2 ले लेता हूं, ठीक। अब मैं r स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, या एक काम करता हूं 1/10 ले लेता हूं। अब मैं r स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 1/10 स्क्वायर। r क्यूब करूंगा तो कितना आ जाएगा 1/10 क्यूब। अगर मैं करते करते r टू द पावर मतलब यहां भी r कर देते हैं, r टू द पावर 1000 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 1/1 टू द पावर 1000, 1 टू द पावर 1000 यही आएगा, 1 टू द पावर मतलब 10 टू द पावर 1000 आएगा। अगर ऐसे करते करते मैं r टू द पावर n कर दूंगा या फिर 10 लाख कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 1/1 टू द 10 टू द पावर 10 लाख। मतलब मोर और लेस क्या हो रहा है, जैसे 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 मैं पावर को इंक्रीज कर रहा हूं, जैसे 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 मैं पावर को इंक्रीज कर रहा हूं वैसे वैसे मेरे पास नंबर जो है वो छोटे की जगह कहां जा रहा है, बड़ा जा रहा है। जैसे 1/10 बड़ा है, 1/100 छोटा है, 1/1000 छोटा है, 1/लाख छोटा है, और 1/10 लाख कर दूंगा और छोटा जाएगा, 1/10 टू द पावर 1000 बहुत छोटा नंबर आ जाएगा। मतलब कहां जाएगा, नेग्लिजिबल की तरफ जाएगा, कहां जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? मतलब जब मॉड r की वैल्यू 1 से छोटी है तो मैं पावर को बढ़ाऊंगा तो नंबर छोटा होगा, और कितना छोटा होगा, जीरो की तरफ जाएगा। बात समझ आई? इसका मतलब मुझे यहां पे समझ आ रहा है कि यार सर ना क्या बात है कि जब आप n को टेंड कर रहे हो इनफाइनाइट की तरफ, n को टेंड कर रहे हो इनफाइनाइट की तरफ, वो भी कब, वो भी जब मॉड r की वैल्यू 1 से छोटी है, तो उस केस में r टू द पावर n की वैल्यू जो हो रही है वो कहां टेंड कर रही है, छोटी होते 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 जीरो की तरफ। ऑल तो जीरो नहीं जाएगा बट जीरो को टेंड करेगा। ये ज्यादा डिटेल में टेंड करने वाली बात आप ना लिमिट्स में पढ़ोगे, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव जो पढ़ाएंगे तब मैं स्टार्ट करूंगा, बट बेसिक आपको अभी समझ आ गया। तो ये कहां जाएगा, वो जीरो की तरफ जाएगा। क्या ये बात समझ आती है? बिल्कुल समझ आती है। पॉइंट क्लियर? इसका मतलब अगर r टू द पावर n जीरो की तरफ जा रहा है तो s इनफाइनाइट कहां जाएगा, ध्यान से समझो। ये जीरो की तरफ जा रहा है, ये जीरो की तरफ जा रहा है, अगर ये जीरो की तरफ जा रहा है तो ये जाएगा 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस r। तो मतलब क्या बन रहा है, a अपॉन 1 माइनस r बन रहा है कि नहीं बन रहा है, a अपॉन 1 माइनस r बन रहा है कि नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है। और यही मेरे पास क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट इनफाइनाइट टर्म्स, यानी कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला कब, जब मॉड r 1 से छोटा है, मॉड r 1 से छोटा है। मुझे लगता है ये पॉइंट आपको समझ आ गया। फॉर्मूला इजी भी है याद करने में भी और समझने में भी, और समझ भी आ चुका है। एक काम कर देते हैं, बस हल्का सा दोनों चीज को मैं एक बार के लिए थोड़ा सा समझा देता हूं, है ना। दोनों चीज को एक बार हल्का सा ब्रीफ कर देते हैं। क्या चीज, मतलब अपन ने ऐसे बोला कि यार सर ना ये मेरे को ये बता दो, जब आपने बोला s इनफाइनाइट तो इसके दो केस अपन ने देखे। केस 1 कब देखा, केस 1 देखा जब मॉड r की वैल्यू 1 से बड़ी हो, और केस 2 अपन ने देखा कब, जब मॉड r की वैल्यू 1 से छोटी हो। ठीक, तो इस केस में तो s इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी आ रही है, इनफाइनाइट आ रही है, जो अपन ने पिछली स्लाइड में देखा। और इस केस में s इनफाइनाइट की वैल्यू a अपॉन 1 माइनस r आ रही है, जो अभी अभी अपन ने डिटेल में अच्छे से समझ लिया। ये अपने पास आ रही है s इनफिनिट के लिए, और ज्यादातर आपके यही सीधे सीधे काम भी आएगा, यही आपके काम भी आएगा। ये पॉइंट क्लियर है, एकदम क्लियर, बढ़िया। अभी इसका क्वेश्चन करना चाहे तो वी कैन डू। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन भी कर देते हैं, उसके बाद अपन फिर बाकी क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो क्वेश्चन कैसे समझे कि यार मेरे को ना एक इनफाइनाइट जीपी दे रखी है, और कैसे दे रखी है, ऐसे ही दे दी है। मान लिया लेट सपोज फर्स्ट टर्म उसका मेरे को दे रखा है R2, ठीक, नेक्स्ट टर्म दे रखा है 1, नेक्स्ट टर्म दे रखा है 1/2, नेक्स्ट टर्म दे रखा है 1/4, नेक्स्ट टर्म दे रखा है 1/8, और ये ना ऐसे करते करते कहां तक जा रहा है, ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक जा रहा है। मतलब क्या, मेरे को क्या फाइंड करना है भाई, मेरे को फाइंड करना है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, इन सब का सम फाइंड करना है। फॉर्मूला मैंने याद कर लिया, क्या याद किया, a अपॉन 1 माइनस r याद करा। चाहिए क्या क्या फॉर्मूले में, फटाफट से ना सर अलग से लिख लेते हैं, इजी रहेगा। पहले लिख ले भाई, a की वैल्यू क्या लिखेगा, a की वैल्यू 2 लिखेगा, दिख रहा है फर्स्ट टर्म। r की वैल्यू क्या लिखेगा, r की वैल्यू हो जाएगा 1/2, क्योंकि किसी भी टर्म में पिछले वाली टर्म का डिवाइड करते हैं तो क्या मिल जाएगा अपने को, तो उस केस में मिल जाता है कॉमन रेशियो। क्या ये बात समझ आई? तो a अपने पास आ गया, r अपने पास आ गया। अभी क्या करना है, a और r ही तो चाहिए था, फॉर्मूले में पुट कर दे और भाई आंसर निकाल दे। फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकालेगा, मतलब s इनफाइनाइट मेरे पास आ जाएगा 2/1 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 2 अपॉन, यहां से सॉल्व करेगा 2 माइनस 1 तो 1/2 विच इज इक्वल टू कितना आ रहा है भाई, विच इज इक्वल टू कितना आ रहा है भाई, 4 आ रहा है, विच इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। मतलब मेरे को समझ आ रहा है कि यार s इनफाइनाइट जो है ना इस क्वेश्चन के लिए 4 आ गया। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? क्या समझ आ रही है कि यार फॉर्मूला समझ आना चाहिए।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझ आना चाहिए। अगर ये दो चीज समझ आती है तो आप एपी जीपी का कोई क्वेश्चन ले आओ, हम आराम से सॉल्व कर देंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते जा रहे हैं यहाँ पे ना, कॉन्सेप्ट अपन क्लियर करते जा रहे हैं यहाँ पे। अब यहां सब होने के बाद अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन दे रखा था, अब इस क्वेश्चन को डील करते हैं कि सम ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी। एक जीपी है, कौन सी है, इनफाइनाइट है, इसका फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है, ए दे रखा है। मतलब मेरे को यार ये तो समझ आ गया कि यार फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, फर्स्ट टर्म 1 दे रखा है, मतलब ए की वैल्यू अपने को इस क्वेश्चन ने 1 दी तो मैंने लिख दी। जो क्वेश्चन बोलता जा रहा है मैं उसकी बात मानता जा रहा हूं, समझता जा रहा हूं। एंड एनी टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द सक्सीडिंग टर्म्स। भाई एंड एनी टर्म अच्छे से समझना, अगर ये क्वेश्चन समझ आया है ना, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आई तो क्वेश्चन चुटकियों का है, नई लैंग्वेज समझ आई तो फिर बैठे रह जाओ, है ना, फिर बैठे रह जाओ। तो क्या बोल रहा है, एनी टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द सक्सीडिंग टर्म, फाइंड द सीरीज। फाइंड द सीरीज। सबसे पहले तो ये कि यार सीरीज बनेगी कैसे, सीरीज क्या ऐसे ही बनेगी, अगर एक टर्म है जीपी में और एक इनफाइनाइट जीपी की बात करूं तो जीपी जो मेरे पास फॉर्म हो रही होगी वो कुछ ऐसे फॉर्म हो रही होगी, फर्स्ट टर्म है 1, ठीक है, सेकंड टर्म अपने पास a है तो सेकंड टर्म अपने पास a r आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म a r स्क्वायर आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म a r क्यूब आ जाएगा, और ऐसे ही तो चलता जाएगा इनफाइनाइट तक, ऐसे ही तो चलता जाएगा क्योंकि इनफाइनाइट जीपी है। अब बोल रहा है कि यार इसकी फर्स्ट टर्म ना 1 है, अगर इसकी फर्स्ट टर्म 1 है यानी कि अगर a की वैल्यू 1 है तो मेरे पास जो जीपी फॉर्म होगी हो जाएगी 1, यहां से आ जाएगा अपने पास r, फिर आ जाएगा r स्क्वायर, फिर आ जाएगा r क्यूब, फिर आ जाएगा r टू द पावर 4, और ये चलता जाएगा कब तक, इनफाइनाइट तक। यहां तक कि मेरे को दो बातें मैंने समझी, एक तो इनफाइनाइट जीपी वाली बात और फर्स्ट टर्म 1 वाली बात, दोनों से मेरे पास ऐसा कुछ दिखने वाला एपी बन गया, जीपी बन गया ना, सीक्वेंस बन गया। अब पूरे अब अगली लाइन समझना ध्यान से, है ना, अगली लाइन समझना ध्यान से क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। एनी टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द सक्सीडिंग टर्म्स। कोई भी टर्म किसके इक्वल है, उसके बाद वाली जितनी टर्म्स है ना उन सबके सम के इक्वल। कोई भी टर्म किसके इक्वल है, उसके बाद की जितनी टर्म्स है उन सबके सम के इक्वल। यानी कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यार इन सबका जो सम आएगा, इन सबका जो सम आएगा वो किसके इक्वल आएगा, इन सबका जो सम आएगा वो किसके इक्वल आएगा, अरे सर वो तो 1 के इक्वल आएगा। क्यों, क्योंकि एनी टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इट्स सक्सीडिंग टर्म। अगर मैं r की बात करूं तो r किसके इक्वल आएगा, इन सबके सम के इक्वल आएगा, इन सबके सम के इक्वल आएगा। कौन, r स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, इन सबके सम के इक्वल आएगा। ये मेरे को अप्रोच समझ आ गया। तो मुझे 10 चीजें क्यों चाहिए, मैं तो एक ही चीज से सॉल्व कर दूंगा, पहली इक्वेशन से सॉल्व कर दूंगा। पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी कि यार 1 जो है ना वो किसके इक्वल है, इसके बाद वाली सारी सम के टर्म्स के सम के इक्वल, दैट इज r प्लस r स्क्वायर प्लस r क्यूब प्लस, और ये बढ़ते 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 कहां तक जाएगा सर, ये जाएगा r टू द पावर n तक। कहां तक जाएगा, r टू द पावर n तक भी मत बोलो, ये कहां तक जाएगा भाई, तो इनफाइनाइट तक जाएगा क्योंकि इनफाइनाइट जीपी की बात हो रही है। अरे इसका फॉर्मूला तो आता है ना, इसका फॉर्मूला तो आता है, ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट इनफाइनाइट टर्म्स, मतलब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। अच्छा भाई इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा अपन ने, a अपॉन 1 माइनस r। क्या पढ़ा, a अपॉन 1 माइनस r। अब ध्यान रखना यहां का a बदल गया, ओरिजिनल जीपी का, ओरिजिनल इनफाइनाइट जीपी का फर्स्ट टर्म 1 था, कॉमन रेशियो r था। अभी ये जो नई इनफाइनाइट जीपी फॉर्म हो रही है इसका फर्स्ट टर्म क्या है भाई, फर्स्ट टर्म r है, और कॉमन रेशियो भी क्या है, r स्क्वायर बाय r। कॉमन रेशियो r स्क्वायर बाय r मतलब कॉमन रेशियो तो r ही है, तो 1 अपॉन 1 माइनस r। आया कि नहीं आया, ये आ गया अपने पास। सॉल्व करेंगे, इसके को इक्वेट करेंगे तो 1 माइनस r इज इक्वल टू r, और फर्दर सॉल्व करने पे मुझे मिल रहा है 2r इज इक्वल टू 1, और r अपने को मिल रहा है 1 बाय r, क्या मिल रहा है 1 बाय 2। यहां से अपने पास r की वैल्यू आ गई। अगर r आ गई तो पूछा क्या, फाइंड द सीरीज। तो सीरीज यानी कि जो ओरिजिनल जीपी है वो क्या आ जाएगा भाई, वो मेरे पास बन रहा है ये 1, फिर आ रहा है r का मतलब कितना आ गया 1/2, फिर आ रहा है r स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 1/4, 1/8, 1/16, और ये कब तक चलता जाएगा, ये चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट जीपी है। और यहां से मेरा क्वेश्चन हो गया खत्म, एकदम क्लियर। मतलब मोर और लेस आपने दो चीजें यहां पे समझी, एक तो पहले क्वेश्चन को समझना कैसे, उसकी लैंग्वेज को यूज कैसे करना है, दूसरा चीज फॉर्मूला क्या था वो आपको याद होना चाहिए था। दोनों चीजें पता है, मतलब क्वेश्चन चुटकियों का है ना, फिर क्वेश्चन चुटकियों का, फिर क्वेश्चन में कुछ ज्यादा बचा नहीं है। तो आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से समझना है, अप्लाई करना है, जो जो चीजें पता है उसको यूज कर रहा है, जो चीजें फाइंड करनी है वहां तक पहुंचना है। क्वेश्चन खत्म, आगे बढ़ जाए, बहुत बढ़िया।
अब बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, द सम इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज 7, है ना। जो जो बोलता जा रहा है, काम करते हैं उसको साथ के साथ लिखते चलते हैं। फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 7, मतलब A1, या फिर मैं A बोलूं, जो कितना दे रखा है 7 दे रखा है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, इट्स nth टर्म इज 448, nth टर्म मतलब an, जो कितना दे रखा है अपने को, अच्छा an का फॉर्मूला भी मेरे को पता, अच्छा पहले सिर्फ लिख लेते हैं। n कितना आ जाएगा 448, लिख लिया, बढ़िया। एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज 889, मतलब भाई Sn भी दे रखा है मुझे, Sn कितना दे रखा है 889 दे रखा है। देन फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी, पूछा क्या है, पूछा है भाई अपने से A5 पूछा है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा है, A5 अपने से पूछा है, सॉरी A5 अपने से पूछा है, मतलब फर्स्ट टर्म दे रखा है, nth टर्म दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म दे रखा है, और पूछ लिया अपने से 5 टर्म्स। A5 मतलब मोर और लेस, जब A दे रखा है तो आपने R ही तो फाइंड करना है। अगर R आ जाएगा मतलब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, अगर R आ जाएगा मतलब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले मेरे हिसाब से शायद इसकी ज्यादा चीजों की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, एक बार चेक करते हैं। AN की मैं बात करूं, अच्छा n नहीं पता है ना, हाँ तो भाई समझ आएगा, सारा दोनों चीजें की यूज करने की जरूरत पड़ेगी, AN का भी और SN का भी। सबसे पहले एक एक करके चेक करते हैं। AN का फॉर्मूला बनता है अपने पास A into R to the power n minus 1, ठीक, जो कितना दे रखा है अपने को 448 दे रखा है, ठीक है। यहां से वैल्यू पुट करते हैं जो दे रखा है, अच्छा A की वैल्यू तो 7 पता है, तो A की वैल्यू 7 आ जाएगी, तो 7 into R to the power n minus 1 is equal to 448 आ जाएगा। अच्छा यहां से एक काम करता हूं, R to the power n minus 1 की वैल्यू निकालता हूं। R to the power n minus 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 448 upon 7 which is equal to 64 आ गया, which is equal to 64 आ गया। मतलब मुझे यहां से समझ आ रहा है कि यार R to the power n minus 1 जो आएगा वो 64 आ जाएगा, या फिर R जो आएगा वो 64 होल टू द पावर 1 अपॉन n minus 1 आ जाएगा। दोनों में से जिसकी भी रिक्वायरमेंट होगी वो सॉल्व कर लेंगे, वो यूज कर लेंगे। मुझे अभी नहीं पता किसकी रिक्वायरमेंट होगी, जैसा क्वेश्चन इजी बनेगा वैसे अपन बना देंगे। अब यहां तक डन। अब अगली जो इंफॉर्मेशन है उसे प्रोसेस करते हैं, उसे काम में लेते हैं। अच्छा Sn का फॉर्मूला मुझे पता है, Sn कितना देखा 889, Sn का फॉर्मूला अपने को पता है, क्या बन जाएगा भाई A इंटू, अच्छा टर्म दिख रही है मेरे को, ये इंक्रीजिंग एपी है, मतलब R की वैल्यू क्या है, यहाँ पे दिख रहा है AN ये दे रखा था A7, AN ये दे रखा है, मतलब R जो है मॉड R1 से बड़ा होगा, मॉड R1 से बड़ा होगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास R टू द पावर n minus 1 अपॉन R minus 1 इज इक्वल टू 889। जो गिवन था मैंने लिख दिया, जो फॉर्मूला मुझे याद था वो मैंने यूज कर लिया। अब मैं ना आगे बढ़ जाता हूं। अब आगे बढ़ने के लिए क्या करता हूं, अच्छा Sn अगेन मुझे नहीं पता, क्योंकि n नहीं पता ना अपने को, दिक्कत है क्योंकि n नहीं पता अपने को। A की वैल्यू पता है तो पुट कर दो, तो यहां से A की वैल्यू अगर 7 रख दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा R टू द पावर n minus 1 अपॉन R minus 1 इज इक्वल टू 889 अपॉन 7 विच इज इक्वल टू 4 और 127 आ गया भाई। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को है ना, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं, बेसिक कैलकुलेशन करा और बस अपन ने यहां तक आ चुके हैं। अभी ये काम करते हैं, फर्दर सॉल्व करना है। एक चीज तो मेरे को ये दे रखी है, एक चीज मेरे को ये दे रखी है ना। अब दोनों से मुझे फाइंड क्या करना है, मोर और लेस फाइंड करना है मुझे n की वैल्यू, और एक फाइंड करना है r की वैल्यू। अच्छा फाइंड करना चाहे तो कुछ इजी अप्रोच तो मुझे एज सच दिख नहीं रही है, तो आप ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व कर दो। तो r टू द पावर n minus 1 इज इक्वल टू 127 r minus 127 आ गया भाई। अच्छा r टू द पावर n यहां से आ जाएगा अपने पास, r टू द पावर n आ जाएगा अपने पास, यहां से कितना आ रहा है r टू द पावर n इज इक्वल टू 127। अच्छा एक काम करें, r की वैल्यू या तो यहां से भटक दे, r टू द पावर n minus 1 की। एक काम करते हैं, r टू द पावर n रहने देते हैं, यहां पे हो जाएगा 127 r minus 1 इधर आ जाएगा, तो -127 प्लस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -126 आ गया। अच्छा एक काम कर, r की वैल्यू को r टू द पावर n की वैल्यू को यहां से अगर मैं देखूं तो r टू द पावर n फाइंड करूंगा तो कितना आ जाएगा 64 r आ जाएगा, 64 r आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई किया, तो ये तो हो गया r टू द पावर n और ये हो गया 64 r।
अब r टू द पावर n को रिप्लेस कर दो तो आ जाएगा 64r इज इक्वल टू 127r इज इक्वल टू माइनस 126। और अब मेरा क्वेश्चन हो गया खत्म, है ना। अब ये क्वेश्चन अपना हो चुका है खत्म, क्योंकि सीधा सीधा दिख रहा है सिंगल वेरिएबल सिंगल इक्वेशन, इन सबको इधर और इन सबको इधर ले आओ तो 126 इज इक्वल टू, यहां पे लेके जाओगे सबट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 3 और यहां से अपने पास बच जाएगा 6, यानी कि 63r मतलब r मेरे पास आ गया सीधे सीधे 2 और ये हो गया क्वेश्चन खत्म। r क्या आ गया भाई, r मेरे पास आ गया 2, क्वेश्चन हो गया खत्म। फाइन क्या करना था, एक बार उस अप्रोच पर वहां तक और पहुंच जाते हैं। 1 मिनट के लिए बस थोड़ा सा स्पेस बना ले, है ना, थोड़ा सा स्पेस बना ले अपन, ये अपन ने स्पेस बना लिया। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अपना खत्म हो चुका है, ज्यादा कुछ बचा नहीं है क्वेश्चन के अंदर। बस जो आ तो सब कुछ गया, फाइन तो सब कुछ कर लिया, बस जो फाइन करना ना एक फाइनल वाला केस वो निकाल लेते हैं। क्या फाइन करना था भाई, A5 पे क्वेश्चन मार्क लगाए, मतलब A5 अपने को फाइन करना था। और A5 का फॉर्मूला मेरे को पता है, A5 क्या हो जाएगा, A इंटू R टू द पावर n-1 मतलब 4। अच्छा, A की वैल्यू तो पता ही है, A की वैल्यू क्या है 7 है, R की वैल्यू अभी अभी निकाली, R की वैल्यू क्या निकाली 2 निकाली, टू द पावर 4 आ जाएगा। क्वेश्चन अपने पास आ रहा 7 इंटू 2 टू द पावर 4 इज 16 और यही मेरे पास आ गया आंसर 16 इंटू 7। खत्म। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात समझ आ रही है कि क्वेश्चन कैसे बन रहा है? मैं एक बार पूरे क्वेश्चन को फटाफट से ब्रीफ कर देता हूं। जो जो दे रखा था, A1 दे रखा था, AN दे रखा था, SN दे रखा था, लिखा मैंने, और जो फाइन करना था वो लिख दिया मैंने ताकि पता चले कहां पहुंचना है। जैसे ही मेरे को पता चला यार A तो दे रखा है, मुझे बस R निकालना है, R निकालते क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, तो R निकालने की मेहनत शुरू करें। तो सबसे पहले AN दे रखा था, उसे इक्वेट करा, AN का फॉर्मूला लिखा, सॉल्व करते करते ऐसा कुछ आ गया, मुझे नहीं पता था तीनों में से क्या यूज आएगा, तो मैंने ऐसे 2 लिख के छोड़ दिया, है ना, 2 लिख के छोड़ दिया, जैसा जरूरत पड़ती वैसे मैं कर लेता। आगे वाली इक्वेशन पे पहुंचा, क्योंकि पहले थोड़ी पता रहता है, तो जब करोगे तब पता चलेगा। SN वाली इक्वेशन लिखी, वहां से सॉल्व करा, सॉल्व करते करते मेरे को समझ आ रहा है कि R टू द पावर n आ रहा है, 127 R आ रहा है, 126 आ रहा है, मतलब या तो मैं R टू द पावर n हटा दूं या मैं R हटा दूं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, R टू द पावर n भी हटा सकता था, R भी हटा सकता था, बट ज्यादा इजी अप्रोच है कि मैं R टू द पावर n हटा दूं, क्योंकि मेरे पास पावर हट जाएगी। तो यहां से R टू द पावर n को 64R मैंने लिखा। अभी जैसे ही इधर से ट्रांसपोज किया और मेरे पास कैलकुलेशन करने के बाद R की वैल्यू सीधे सीधे आ गई 2, R की वैल्यू क्या आ गई 2। और जबकि मैंने अभी शुरू में कहा था कि A5 निकालने के लिए एक तो A चाहिए होता है, एक R चाहिए होता है। A ऑलरेडी है, R चाहिए, R भी आ गया। जब A आ गया, R आ गया, मतलब क्वेश्चन खत्म हो गया। A5 निकाल लो, A5 क्या बनेगा, A इंटू R टू द पावर 4, A की वैल्यू पुट करी, R की वैल्यू पुट करी, और मेरे पास आ गया फाइनली आंसर, मेरे पास आ गया फाइनली आंसर विच इज 112। तो जो मेरे पास रिक्वायर्ड क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन। अब ना यार इसके बाद का अगला क्वेश्चन ये देखते हैं, और ये अच्छा क्वेश्चन है, और ना कोशिश करना कि मेरे से पहले ही तुम ये क्वेश्चन निपटा लो, है ना, मतलब उससे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन कर भी लिए तो अब निपटा लोगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार सर ना इस तरह के क्वेश्चंस अब मेरे से बन पा रहे, ठीक है। और नहीं बन पा रहे तो कोई बात नहीं, गड़बड़ होगा तो फिर मेरा सॉल्यूशन देखना और फिर अगला क्वेश्चन अपने आप से ट्राई करना, ठीक है। पहले इस वाले को स्टार्ट करते हैं। ये क्या बोल रहा है अपने को, ये कह रहा है let s is equal to 1 plus half plus 1/4 plus 1/8 till sum of first जाता जा रहा है, कब तक जा रहा है ये नहीं पता, एंड अपने को ऐसा गिवन नहीं है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, मतलब ये जो सीरीज बन रहा है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म हाफ है, थर्ड टर्म 1/4 और इससे चलता जा रहा है, इसका अपने को सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स फाइंड करना है। मतलब अपन ने क्या फाइंड करना है भाई, अपने को फाइंड करना है S20। सबसे पहले फॉर्मूला लिख दे भाई, फॉर्मूला क्या बोलेगा SN का A इंटू, अच्छा यहां पे R की वैल्यू अगर मैं चेक करूं, R की वैल्यू अगर अपन चेक करें तो भाई R की वैल्यू 1 से स्मॉलर है कि ग्रेटर है, R की वैल्यू 1/2 है, यानी कि लेस देन 1 है। लेस देन 1 है इसका मतलब 1 माइनस R टू द पावर n होल अपॉन में 1 माइनस R। फॉर्मूला तो यही है, जो जो चीजें पता है वो पुट कर दो। सबसे पहले A की बात करो भाई, A दे रखा है 1, R अपन चेक करें तो R दे रखा है हाफ बाय 1 विच इज हाफ। उसके अलावा n अपने को चाहिए, यही तो बोला है क्वेश्चन में फर्स्ट 20 टर्म्स, मतलब n20 दे रखा है, राइट। अब अपने को चाहिए S20, सर S20 फाइंड कर दो, और वही अपना क्वेश्चन था। तो स्टार्ट करें भाई,
अब S20 बोल रहा है a दैट इज 1 खत्म हो जाएगा, 1 माइनस r कितना है अपने पास, r है 1/2, तो 1/2 टू द पावर 20 यानी कि 1/2 टू द पावर 20 होल अपॉन में 1 माइनस 1/2 यानी कि r, यही आ रहा है। अच्छा फर्दर इसको सॉल्व करें तो S20 कितना मिल जा रहा है, S20 अपने को मिल रहा है 1 माइनस, अच्छा इसको क्या करें, फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहां से अपने पास एलसीएम आ जाएगा 2 टू द पावर 20, ऊपर बनेगा 2 टू द पावर 20 माइनस 1 और अपॉन में आ जाएगा 1/2, करेक्ट। अच्छा ये 1/2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा अपने पास 2 टू द पावर 20 माइनस 1 और ये 1/2 यहां से आके हो जाएगा 2 टू द पावर 21 and this is the answer, 2 to the power 21 and this is the answer, 2 to the power 20 minus 1 upon 2 to the power 21। ये मेरे पास आ गया फाइनल S20 यानी कि sum of first 20 terms of this GP, sum of first 20 terms of this GP A गिवन था, R अपन ने फाइंड कर लिया, N अपने को पता था, SN के फॉर्मूले में पुट करा, सॉल्व करा और सीधे सीधे अपने पास आ गया आंसर, फाइनल आंसर, ठीक है बढ़िया। अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन अब सेम जीपी के लिए अपने को बोला है इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ सीरीज, अपने को अब की बार क्या फाइंड करना है भाई, फाइंड करना है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, मतलब एस इनफाइनाइट, फॉर्मूला याद कर भाई, फॉर्मूला याद है मेरे को अच्छे से, a अपॉन 1 माइनस आर, सीधा सीधा यही तो फॉर्मूला है जिसके अंदर से a की वैल्यू तो पता ही है, कितना दे रखा है 1 दे रखा है, r पता ही है, r फाइंड कर ही सकते हैं भाई, r फाइंड करने पर कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, मतलब a पता है r पता है, s इनफाइनाइट फाइंड करना है, फाइंड कर दे भाई, बहुत आसान, s इनफाइनाइट फाइंड करेंगे 1 अपॉन 1 माइनस हाफ विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 1/2 विच इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज फाइनल आंसर। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। क्या चाहिए था, क्या चीजें पता होनी चाहिए, फॉर्मूला सबसे पहले, फॉर्मूले में किस वेरिएबल का क्या मतलब है पता होना चाहिए, फाइंड करे वेरिएबल्स, पुट करा, कैलकुलेशन करी ध्यान से और आंसर आ गया अपने पास इस तरीके से। ओके भाई ना यहां तक अब अपना हो चुका है, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं और क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार क्वेश्चन है ना, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। समझो भाई क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी इज 4, ठीक है बढ़िया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 192 एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 192, फाइंड द जीपी, फाइंड द सीरीज, फाइंड द सीरीज, फाइंड कैसे करें भाई, तो ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले सीरीज को कंसीडर करते हैं कि भाई जीपी में मान लेता हूं, जो जीपी मेरे को दे रखा है वो अपन मानते हैं फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म ar है, नेक्स्ट टर्म ar स्क्वायर है, नेक्स्ट टर्म ar क्यूब है और ये चलता जाएगा कब तक, इनफाइनाइट तक, है ना, ये चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। अच्छा अभी इसका सम दे रखा है, मैं उस पर बात करता हूं, लेकिन दूसरा एक और जीपी की बात कर रही है, कब कर रहा, किया क्या जा रहा है कि भाई जब उनकी सीरीज का, सीरीज के टर्म्स का क्यूब कर दे, अगर सीरीज की टर्म्स का क्यूब कर दे मतलब उससे मेरे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, न्यू जीपी फॉर्म होगा। और न्यू जीपी कैसे फॉर्म होगा कि हर टर्म का आप कर दो पावर 3, हर टर्म का पावर 3 कर देंगे, मतलब ये बन जाएगा a क्यूब, ये बन जाएगा a क्यूब इंटू r क्यूब, ये बन जाएगा अपने पास a क्यूब इंटू r टू द पावर 6, ये बन जाएगा a क्यूब इंटू r टू द पावर 9 और ये ऐसे ही तो चलना होता है टिल इनफाइनाइट, ऐसे ही तो चलना होगा टिल इनफाइनाइट, यस और नो, बिल्कुल यस। अब क्या बोल रखा है भाई, फर्स्ट वाली जो जीपी है उसका सम तो दे रखा है 4 और जो सेकंड वाली जीपी फॉर्म हो रही है उसका सम दे रखा है 192 और वहां से फिर मुझे आगे क्वेश्चन को डील करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट जीपी के सम की बात करूं तो बन जाएगा 1a अपॉन, है ना, अगर ध्यान से देखोगे यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन, अगर अपन ध्यान से देख रहे हैं तो मुझे क्या समझ आ रहा है, फर्स्ट जो जीपी है उसका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स अगर फाइंड करेंगे, जिसको मैंने एच डैश बोला, वो अपने पास आ रहा है a अपॉन 1 माइनस आर, आर कॉमन रेशियो आर कंसीडर किया, फर्स्ट टर्म a कंसीडर किया है और ये कितना दे रखा है अपने को, ये अपने को दे रखा है 4, ये अपने को दे रखा है 4। नेक्स्ट टर्म तो सेकंड वाली जीपी के सम को मैं एस डैश से रिप्रेजेंट करता हूं, तो एस डैश ऑफ इनफाइनाइट कितना आ जाएगा, अब फर्स्ट टर्म जो मेरे पास है यहां पे वो आ रहा है a क्यूब अपॉन 1 माइनस कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है, कॉमन रेशियो जो आ रहा है वो आर क्यूब आ रहा है। ध्यान से देखो, अगर मैं a क्यूब आर क्यूब को a क्यूब से डिवाइड करूंगा, अपने को पता है भाई कॉमन रेशियो कहां से आता है, रेशियो ऑफ सक्सीडिंग टर्म, किसी भी टर्म से उससे पिछली टर्म को, किसी भी टर्म से किसी भी टर्म को अगर उससे पिछली वाली टर्म से डिवाइड कर दोगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, कॉमन रेशियो, यानी कि आर आता है। यहां पे कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, आर क्यूब आ रहा है, ये अपने पास आ गया, डन है। अच्छा ये कितना दे रखा है, लेकिन ये अपने को दे रखा है 192, ये कितना गिवन है अपने को, ये अपने
अपने को गिवन है 192। अब इसको यूज करके आगे का क्वेश्चन अपने डील करना है, ठीक है। अच्छा अब आगे क्या करें समझना, 1 by 1 समझना। ए क्यूब अपॉन 1 माइनस आर क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं ए क्यूब को। 1 माइनस आर क्यूब को क्या लिखा मैंने, 1 माइनस आर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दैट इज ए माइनस बी इंटू 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब ऐसा कुछ दिखने वाली फॉर्म बन जाएगी, है ना। और ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 192। अच्छा यहां से मुझे दिख रहा है, यहां से मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई, यहां से मुझे दिख रहा है कि यार ए अपॉन 1 माइनस आर, ए अपॉन 1 माइनस आर किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो यहां से इसको रिप्लेस कर दो 4 से। तो अब इसे अगर मैंने 4 से रिप्लेस कर दिया तो मेरे पास नई इक्वेशन जो बन रही है वो यहां 4 कर दो, उस 4 को ट्रांसपोज कर दो, तो बच जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर, एंड दिस इज इक्वल टू 192 अपॉन 4। अच्छा 192 अपॉन, ये ध्यान रखना ये मेरे पास जो 4 आया था, ये जो 4 आया था इसे मैंने यहां पे ट्रांसपोज किया है और ये मेरे पास आ रहा है 192 अपॉन 4 एंड विच इज इक्वल टू 64, विच इज इक्वल टू सॉरी विच इज इक्वल टू भी गड़बड़ हो गया 48, विच इज इक्वल टू 48, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अभी तक की इक्वेशन को सॉल्व करके जो रिजल्ट आया वो अपन ने यहां तक निकाला और ऐसा कुछ लिख दिया। अभी एक चीज है जो परेशान कर रहा है, क्या परेशान कर रहा है, ए, क्यों, क्योंकि मेरे पास सिंगल इक्वेशन है और सिंगल इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, उसको डील कर नहीं पाएंगे। तो ए मुझे हटाना है या फिर आर मुझे हटाना है, और वो मैं कहां से हटा सकता हूं, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं यहां से हटा सकता हूं। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहां से ए की वैल्यू निकालूंगा तो ए कितना निकल के आएगा, आर इंटू 1 माइनस आर, ए कितना निकल के आएगा, आर इंटू 1 माइनस आर, 4 इंटू 1 माइनस आर। तो रिप्लेस करो भाई, तो ए को लिख दिया मैंने 4 इंटू 1 माइनस आर और इस पूरे का स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर की बात हो रही है, अपॉन के अंदर जो था वो एज इट इज चला दो। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 48। आई गेस यहां तक कोई दिक्कत आपको अब आ नहीं रही है ना, कैलकुलेशन बस करते गए, अप्रोक्सिमेट स्टार्टिंग में लगाया था। अच्छा इसको फर्दर अब सॉल्व करें तो क्या समझ आएगा, इसको फर्दर अगर सॉल्व करना चाहे तो क्या समझ आएगा कि भाई इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा अपने पास 16, यहां पर बनेगा 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r, है ना, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां से अपने पास अपॉन में एज इट इज चल रहा है आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 और ये कितना आ रहा है, ये अपने पास आ रहा है 48। 16 को उधर भेज दो, जैसे 16 को उधर भेजोगे तो यहां बच जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r होल अपॉन में आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 आ गया। अभी क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, यहां पे बचेगा अपने पास 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r एंड दिस इज इक्वल टू 3 से इंटू करेंगे तो बन जाएगा 3r स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 3। ये मेरे पास यहां तक आ गया। सब कुछ एक तरफ भेजो और इक्वेशन सॉल्व करो। भाई सब कुछ एक तरफ भेज दोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, मैं काम करता हूं यहां पे यूज कर लेता हूं स्पेस। अगर यहां से मैं फर्दर प्रोसीड करूंगा तो r स्क्वायर उधर जा रहा है तो 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज 2r स्क्वायर, डन। अच्छा माइनस 2r उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा अपने पास प्लस 5r, और यहां से 1 उधर चला जाएगा तो अपने पास आ जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। करेक्ट। मुझे लग रहा है कि अब ना एपीजीपी तो खत्म हो चुकी है, यहां पर आके आर की वैल्यू फाइंड करनी है जो क्या बन चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चाहे श्रीधराचार्य मेथड लगाओ जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अपन बोलते हैं, या चाहो तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करो। और यहां से मेरे को दिख रहा है सीधे सीधे कि भाई 5G प्रोडक्ट मतलब कौन से दो नंबर से, भाई 4 and 1 सम भी मेरे पास आ रहा है। मतलब यहां से अपने पास आर की वैल्यू अगर अपन निकालेंगे तो अपने पास आएगा 4/2 नेगेटिव का मतलब -2, और एक अपने पास आएगा 1/2 नेगेटिव का तो मतलब -1/2। ये मेरे पास आर की दो वैल्यू आ गई है ना, यहां तक आर की दो वैल्यू आ गई, एक -2 एंड एक -12। कोई दिक्कत नहीं है ना, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करके आपने आर की दोनों वैल्यू निकाली। अब पॉइंट इज कि जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे दे रखा था यार जीपी में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स 4 दे रखा है या 192 दे रखा है।
अगर मेरे पास सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स आ रहा है, इसका मतलब कॉमन रेशो क्या रहेगा भाई? कॉमन रेशो का मॉड क्या होता है? 1 से स्मॉलर होता है। कॉमन रेशो का मॉड क्या होता है? 1 से स्मॉलर होता है। इसका मतलब मुझे समझ आ गया कि सर आपने ये जो बात बोली ना r इज इक्वल टू 2, ये तो हो गया कैंसिल। r इज इक्वल टू 2 माइनस 2 वो तो हो गया कैंसिल, और ये मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है। मतलब r की एक वैल्यू मेरे पास आ रही है, वो कौन सी आ रही है? माइनस हाफ। r की कौन सी वैल्यू आ रही है भाई? तो फाइनल r की जो वैल्यू आ रही है वो अपने पास आ रही है -1/2। अभी क्या करना है? सीरीज फाइंड करनी है। सीरीज फाइंड करने के लिए r आ चुका, लेकिन अभी किस चीज की और जरूरत है? a की जरूरत है, तो a निकाल दो भाई। a ये रहा मेरे पास। मुझे पता था यहां से कि अगर मैं a निकालूंगा तो आ जाएगा 4 इंटू a निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 इंटू 1 माइनस r। डन है। तो 4 इंटू 1 माइनस हाफ, मतलब यहां से अगर निकालेंगे तो 1 माइनस -2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/2। ये हो जाएगा 3/2, और इसको सॉल्व करने पर अपने पास आ रहा है 2 6 अपने पास आ रहा है। तो a की वैल्यू आ गई 6, r की वैल्यू आ गई -हाफ। क्वेश्चन हो चुका है खत्म। जो अपनी रिक्वायर्ड जीपी थी, वो क्या बनेगी? फर्स्ट हमारी है 6, देन अपने पास आ रही है -हाफ कर दोगे तो कितना आ जाएगा? -3। फिर इसमें -हाफ कर दोगे तो कितना हो जाएगा? प्लस का 3/2। फिर -हाफ कर दोगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 3/4। और ये कब तक चलता रहेगा? ये चलता रहेगा इनफाइनाइट तक, क्योंकि इनफाइनाइट जीपी की बात हो रही है। मुझे लगता है कि क्वेश्चन ना क्लियर है ना? आपने बेसिक और देखोगे तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि यार कुछ फंसा हुआ सा कॉन्सेप्ट था जो निकालना था। बस आपने सीधा फॉर्मूला, आपको पता है क्वेश्चन आपको सारी वैल्यूज ऑलरेडी दे रखा है। आपने क्या कर रखा है? वो वैल्यू वहां से फेच करनी है और वहां पे पुट कर देनी है जो रिक्वायर्ड है, और उसके बाद बस बेसिक कैलकुलेशन को प्रोसीड करते जाना है करेक्ट वे के अंदर, है ना? करेक्ट तरीके से अपने को कैलकुलेशंस को आगे बढ़ाते जाना है, और फाइनल विल गेट टू द आंसर। भाई आंसर आया, कैसे आया? सबसे पहले क्या आया? आर आया। आर से क्या निकाला? ए निकाला। ए और आर आ गया तो क्या आ गया? जो अपने को चाहिए था। क्वेश्चन क्या मांग रहा था अपने से? जीपी मांग रहा था, दे दिया अपने जीपी। मुझे लगता है क्वेश्चन क्लियर है ना? और इस टाइप का क्वेश्चन दोबारा आपके पास आएगा तो आप आराम से कर लोगे। पूरा बोर्ड आपके पास है, आराम से नोट कर लो, है ना? स्क्रीनशॉट ले लो। और आपके मुझे वैसे भी शायद हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो आप दोबारा ट्राई करना भाई। सेम क्वेश्चन अपने आप से स्क्रीन पॉज करके फिर देखना क्वेश्चन बनेगा। नहीं बनता है तो वापस बैठ जाओ, फिर क्वेश्चन से देखो, ठीक है? और हो गया तो अब आगे बढ़ जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने कर लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं जीपी के बारे में। एपी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी अपन ने पढ़े थे, है ना? और अब जीपी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़ते हैं 1 बाय 1 सारे, ठीक है? और समझते जाते हैं। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है मेरे को? पहला पॉइंट बोल रहा है ए बी एंड सी आर इन जीपी, देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC, एंड इन जनरल आर एन। ठीक है भाई, सीधा सीधा ये समझना कि भाई ए अपने को पता है, बी अपने को पता है, सी अपने को, तीनों टर्म्स जो दे रखे हैं वो किस फॉर्म के अंदर दे रखे हैं? वो अपने को जीपी के अंदर दे रखे हैं। तो मिडिल टर्म का स्क्वायर करोगे तो फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के इक्वली तो आएगा। ऑल्दो ये वाला जो चीज है ना, ये अपन जब जीएम पढ़ेंगे तो थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, काफी डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं, आगे वाला अप्रोच देख लेते हैं। भाई ये अपने को बोल रहा है कि यार अगर हमेशा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करता हूं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करता हूं, तो दैट इज इक्वल टू सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, सेकंड टर्म सेकंड लास्ट टर्म, थर्ड टर्म थर्ड लास्ट टर्म, और ऐसे ही चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। मतलब अगर अपन स्टार्टिंग से और लास्ट से, है ना, अगर नंबर्स को मल्टीप्लाई करना शुरू करें, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया, सेकंड को सेकंड लास्ट से मल्टीप्लाई किया, थर्ड को थर्ड लास्ट से किया, फोर्थ को फोर्थ लास्ट से किया, और ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओगे तो जो प्रोडक्ट आ रहा है वो हमेशा सेम आता है। प्रोडक्ट जो आ रहा है वो हमेशा सेम आता है, और उसका रीजन आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। कैसे? मैं यहीं पे स्पेस यूज करता हूं। मैंने बोला यार फर्स्ट टर्म ए है, नेक्स्ट अपने पास AR है, नेक्स्ट अपने पास AR स्क्वायर है, और ऐसे चलते चलते सेकंड लास्ट अपने पास A टू द पावर A इंटू R टू द पावर n-2 है, और लास्ट टर्म A इंटू R टू द पावर n है। ऐसे अपने पास n टर्म्स थी, ठीक है? अच्छा अब देखो यहां से फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा अपने पास? A स्क्वायर इंटू R टू द पावर n आएगा, क्योंकि A इधर, A के उधर, और R अपने पास इधर था नहीं, उधर था R टू द पावर n। मल्टीप्लाई किया तो क्या गया? A स्क्वायर इंटू R टू द पावर n। डन। अब सेकंड को और सेकंड लास्ट को मल्टीप्लाई करो, अगेन A स्क्वायर R टू द पावर n-2 और R टू द पावर 1 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? R टू द पावर n-1। अरे पहले भी तो इतना ही था,
थर्ड को और थर्ड लास्ट को मल्टीप्लाई करोगे, फिर वही अप्रोच। कारण क्या है? कारण ये भाई कि जितना आप ना स्टार्टिंग से आगे जा रहे हो ना, तो आर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, और अगर वहां से पीछे हट रहे हो, लास्ट से पीछे जा रहे हो, तो आर से डिवाइड कर रहे हो। यहां पे एक आर ज्यादा था, यहां पे एक आर कम है, इससे पहले एक आर और कम होगा, है ना। और यहां पे देखोगे तो आर बढ़ता जाएगा। तो स्टार्टिंग में आप आर मल्टीप्लाई कर रहे हो, लास्ट से पीछे आते टाइम आर डिवाइड कर रहे हो, मतलब दोनों के प्रोडक्ट में आर तो सेम रहेगा, आर का नंबर तो सेम रहेगा, आर की पावर तो सेम रहेगी, और ए भी हमेशा ए के टोटल मिला के स्क्वायर बनेगा। तो ए की पावर हमेशा 2 रहेगी और आर की पावर हमेशा n-1 रहेगी। मुझे लगता है ये पॉइंट एकदम क्लियर है, कोई इसमें कंफ्यूजन है नहीं। थर्ड पॉइंट, any four consecutive terms in GP can be taken as this। अब याद करो, जब मैंने AP पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि यार AP में जब मेरे पास consecutive terms है और उनका सम दे रखा हो, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स से उनका सम दे रखा हो, तो टर्म्स को कैसे कंसीडर करते हैं भाई? इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते तो अलग तरीका होता है, ऑड होती तो अलग होता है। जब मेरे पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब 3 टर्म्स है, 5 टर्म्स है, 7 टर्म्स है, तो टर्म कैसे लेते थे? एपी के टाइम अपन लेते थे यार ए माइनस आर, ए प्लस आर, ए माइनस 2 आर, ए प्लस 2 आर, ए माइनस 3 आर, ए माइनस 3 आर, ए प्लस 3 आर। यही तो प्रोसेस चलता था। कब? जब मेरे को सम दे रखा हो एपी का और नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास ऑड हो। इवन के केस में करते थे ए माइनस आर, ए प्लस आर, ए प्लस 3 आर, ए माइनस 3 आर, ए प्लस 5 आर, ए माइनस 5 आर। यही तो अप्रोच था, है ना। याद करो, नहीं है तो फिर आपको ध्यान है, वीडियो कहां पे जाना है, प्लेलिस्ट में जाओ, वीडियो देखो, फिर वापस यहां पर आओ, ठीक है। अच्छा, सेम चीज जीपी में भी फॉलो होता है। जीपी में कब चाहिए होगा? ध्यान रखना, जब मेरे को प्रोडक्ट गिवन हो, जब मेरे को प्रोडक्ट गिवन हो। मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूं, ऐसे समझना कि अगर अपने को प्रोडक्ट गिवन है और टर्म्स अपने पास है, लेट्स सपोज 3 टर्म्स थी, है ना, 3 टर्म्स है, जीपी के अंदर अपने को प्रोडक्ट फाइंड करना है या प्रोडक्ट गिवन है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करना है, तो अपन क्या करेंगे? नंबर्स को कंसीडर करेंगे ए आर, और पहले वाले नंबर को लेंगे ए अपॉन आर। क्यों लिया ऐसा? ऐसा इसलिए लिया, जब मैं इनका प्रोडक्ट करूंगा तो a अपॉन आर इंटू में a आर, तो मेरा r से r कैंसिल होके अपने पास आ जाएगा a क्यूब, और जो भी प्रोडक्ट था उसके इक्वेट कर दो, अगर यहां से a की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब मेरा मोटो क्या है? एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना, एक वेरिएबल को कम करना। तो जब भी मेरे को जीपी में टर्म्स है, प्रोडक्ट दे रखा है, तो आपने 2 चीजें देखनी है। क्या? नंबर ऑफ टर्म्स इवन है कि ऑड है? ऑड रहा तो ये चला है। अच्छा, 3 की जगह 5 टर्म आ जाती तो क्या करते? तो भाई यहां पे मल्टीप्लाई करते ए आर स्क्वायर, मतलब नेक्स्ट टर्म लेते ए आर स्क्वायर, और इससे पहले वाली टर्म लेते ए अपॉन आर स्क्वायर। अब और 7 टर्म, तो 5 की जगह 7 टर्म होती, 2 टर्म और बढ़ानी है, तो ए आर क्यूब कर दो, और यहां पे ए अपॉन आर क्यूब कर दो। मुझे लग रहा है ये पॉइंट समझ आ रहा है कि यार ऑड नंबर्स हैं, तो मुझे आर हटाने के लिए क्या देखना है कि यार आर की पावर जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे पीछे घटा दो, ताकि मल्टीप्लाई करने पे आर 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 स्क्वायर सब कैंसिल हो जाए। ये पॉइंट समझ आता है। तो ऑड वाले केस में ऐसे करना होता है। इवन वाला केस आएगा तो क्या कंसीडर करोगे? इवन वाले केस में आपने नंबर लिया अगर ए आर, तो पहले वाला नंबर लोगे आप ए अपॉन आर। 2 नंबर्स थे, नंबर क्या लिए? ए आर, और पहले वाला क्या लिया? ए अपॉन आर। अच्छा, अगर 4 नंबर होंगे ना, 4 टर्म्स है, तो हो जाएगा ए आर। अच्छा, ध्यान रखना है यहाँ पे ए आर स्क्वायर नहीं आएगा, ए आर क्यूब आएगा। क्यों? क्योंकि कॉमन रेशियो अभी आपने आर ना लेकर के आर स्क्वायर लिया है ना। कॉमन रेशियो क्या लिया? आर स्क्वायर। चाहो तो चेक करो, ए आर को इससे डिवाइड करोगे अगर, तो ए से तो ए कैंसिल हो जाएगा और आर की पावर हो जाएगी 2। समझ आ रहा है? तो इससे पहले वाले टर्म भी क्या लोगे आप? a अपॉन आर टू द पावर 3। अगर मेरे पास और 2 टर्म होगी तो यहां से क्या बनेगा अपने पास? अगर और 2 टर्म होगी तो यहां से क्या बनेगा? a इंटू आर टू द पावर 5, और इससे पहले आ जाएगा a अपॉन आर टू द पावर 5। ऐसा करने से अप्रोच वही, जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो पावर 5 कैंसिल, 3 कैंसिल, a आर कैंसिल, बचेगा क्या? मोर और लेस सिर्फ a की फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगी, जिसकी वैल्यू मेरे को पता है क्योंकि प्रोडक्ट पता है, और वहां से अपन a फाइंड कर लेंगे तो एक वेरिएबल खत्म हो जाएगा। लेकिन ध्यान एक चीज का और रखना, जब a फाइंड कर लोगे तो a फर्स्ट टर्म नहीं है, फर्स्ट टर्म a अपॉन आर टू द पावर 5 है। आपने आगे जो इंफॉर्मेशन होगी उसको यूज करके r भी निकालना है, फिर a और r दोनों आ जाएगा। अब मैं जीपी की बात करूंगा कि जीपी क्या थी। मुझे लगता है ये पॉइंट ना थोड़ा समझ आ गया। समझ अच्छे से कब आ जाएगा? जब आप एपी आपने पढ़ के आए हो, एपी के क्वेश्चंस करके हो, तो यू कैन रिलेट कि हाँ भाई रीजन क्या आ रहा है ना, लॉजिक क्या लग रहा है। ठीक है,
इन्हीं पॉइंट्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट अपन बोले थे कि भाई वहां डिस्कस करेंगे मेजरली। सेकंड पॉइंट अभी अपन ने समझा कि क्या हो रखा है, अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स 3 थी तो क्या लिया, ए आर ए अपॉन आर, 5 होगा तो ए आर स्क्वायर और ए अपॉन आर स्क्वायर और ले लेंगे, तो ये अपन ने डिस्कस कर लिया। 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है तो क्या हो जाएगा, ए आर ए अपॉन आर, ए आर क्यूब ए अपॉन आर क्यूब, यही पढ़ा अभी। परफेक्ट। इफ ईच टर्म ऑफ जीपी बी मल्टीप्लाइड or divided or raised to power by same non-zero quantity, then the resulting sequence is also a GP। ये तो अपन ने क्वेश्चन भी कर लिया जाने अनजाने में। याद करो एक क्वेश्चन किया था इससे थोड़ी देर पहले। क्या क्वेश्चन था कि भाई सम ऑफ जीपी दे रखा है और सारी की सारी टर्म्स का अगर क्यूब कर दे तो नई जो जीपी बन रही है उसका अपने पास कुछ कुछ करके उसका भी सम दे रखा था और रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। तो यही तो बोला है कि अगर मैं सारी की सारी टर्म्स का सेम नंबर से पावर लगा दूं, यानी कि सबको स्क्वायर कर दूं या सबको क्यूब कर दूं या सबकी पावर 4 कर दूं, सबकी पावर n कर दूं, तो जो नया सीक्वेंस फॉर्म होगा वो भी क्या फॉर्म होगा, वो भी जीपी ही होगा। सेम चीज में क्या बोल रखा है, आप चाहो तो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करोगे किसी कांस्टेंट से या डिवाइड करोगे किसी कांस्टेंट से, तो भी जो रिजल्टेंट सीक्वेंस होगा दैट विल बी इन जीपी ओनली। डन है, बहुत बढ़िया। अब आगे की बात करते हैं। अब क्या बोल रहा है, A1, A2, A3 एंड B1, B2, B3 आर 2 GPs विद कॉमन रेशियो R1 एंड R2। दो अलग अलग जीपी दे रखी है, दे रखी है, एक ये दे रखी है, दो अलग अलग जीपी है, दोनों का कॉमन रेशियो भी अलग अलग है। एक का कॉमन रेशियो कुछ R1 है, दूसरे का कॉमन रेशियो कुछ R2 है। देन द सीक्वेंस, यानी कि क्या कर रहे हैं, करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई, जैसे एपी में भी किया था अपन ने, वहां पे ऐड किया था या सब्ट्रैक्ट किया था। अगर करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट जीपी की फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड जीपी की सेकंड टर्म, फर्स्ट जीपी की सेकंड टर्म इनटू सेकंड जीपी की सेकंड टर्म, फर्स्ट जीपी की थर्ड टर्म, यही तो किया, A1 इंटू B1, देन A2 इंटू B2, देन A3 इंटू B3, चलते 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 AN इंटू BN, मतलब नया सीक्वेंस बना दिया जिसमें करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जो नया सीक्वेंस फॉर्म होगा वो भी किसके अंदर फॉर्म होगा, जीपी के अंदर फॉर्म होगा, और उसका कॉमन डिफरेंस जो आ जाएगा, कॉमन रेशियो जो आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा R1 इंटू R2, यानी कि फर्स्ट वाले का कॉमन रेशियो इंटू सेकंड वाले का कॉमन रेशियो। ये भी डन, ठीक। अब क्या बोल रहे हैं, अगेन A1, A2, A3 जीपी में AI जो दे रखा है 0 से ग्रेटर है, तो log A1 log A2 और log A3 जो बनेगा, और ऐसे ही आगे तक जो बनेगा वो किस में बनेगा, ध्यान रखना, वो किस में बनेगा, जीपी में नहीं बन रहा, वो किस में बन रहा है, वो एपी के अंदर बन रहा है, वो एपी के अंदर बन रहा है। इंपॉर्टेंट है ना, वो एपी के अंदर बन रहा है और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और इसका कन्वर्ज भी ट्रू है ना, इसका कन्वर्ज भी ट्रू है। इसका मतलब क्या कि अगर log A, log B, log A1, log A2, log A3 ये सब जी अगर AP के अंदर है, तो A1, A2, A3 ये सारे के सारे जो टर्म्स बनेंगे वो GP के अंदर बनेंगे। वो किसके अंदर बनेंगे, GP के अंदर बनेंगे। मुझे लगता है इसको प्रूव करना चाहिए तो बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से प्रूव कर सकते हैं। चले स्टार्ट करें। बोला क्या है भाई कि मेरे पास A1, A2, A3, A4 ये सारे के सारे किसके अंदर है, ये सारे के सारे किसके अंदर है, सारे के सारे जीपी के अंदर है। अभी मेरे को बोला है कि यार अगर इससे जो नया सीक्वेंस में log A1, log A2, देन log A3 और ऐसे करते करते नंबर्स लूंगा, तो ये किसके अंदर फॉर्म हो रहे होंगे, ये AP के अंदर फॉर्म हो रहे होंगे। कैसे ट्राई करें, है ना, ट्राई करें भाई। अगर मुझे पता है कि ये सारे के सारे नंबर अगर किसके अंदर है, जीपी के अंदर है, तो इसका मतलब जो भी अपने पास टर्म्स है उनका कॉमन रेशियो सेम आ रहा होगा। मतलब अपने पास A2 अपॉन में A1 किसके इक्वल आ रहा है, ये अपने पास आ रहा है A3 अपॉन A2 के, A3 अपॉन A2 के इक्वल आ रहा है। ये किसके इक्वल आ रहा है, ये अपने पास आ रहा है A4 अपॉन A3 के, और ये ऐसे चलते 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 किसके इक्वल आ जाएगा, AN अपॉन AN माइनस 1 के। आएगा कि नहीं आएगा। और इसी को तो कॉमन रेशियो बोलते हैं भाई, इसी को तो कॉमन रेशियो R से डिनोट करते आ रहे हैं। बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आगे समझना, अगर मैं कह रहा हूं ये दोनों इक्वल है, अगर मैं कह रहा हूं ये दोनों इक्वल है, तो दोनों पे लॉग भी अप्लाई कर सकता हूं। तो मैंने अगर बात करता हूं तो यार log ऑफ A2 अपॉन A1 विल बी इक्वल टू log ऑफ A3 अपॉन A2। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अच्छा यहां से मेरे पास क्या बन जाएगा, यहां से बनेगा log A2, है ना, log की प्रॉपर्टी है log A by B is log A माइनस log B, तो log A2
माइनस लॉग a1 इज इक्वल टू लॉग a3 माइनस लॉग a2। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। लॉग a2 को एक तरफ कर देता हूं, बाकी सबको एक तरफ ले जाता हूं, तो लॉग a2 इधर आएगा, तो लॉग a2 प्लस लॉग a2 मतलब 2 टाइम्स ऑफ लॉग a2 इज इक्वल टू लॉग a1 उधर जाएगा तो अपने पास कितना हो जाएगा? लॉग a1 प्लस लॉग a3। क्या यहां से मेरे को ये समझ आ रहा है? यहां से मेरे को समझ आ रहा है क्या? मेरे को इतना पता है कि अगर तीन नंबर्स a, b और c अगर ap में होते हैं, तीन नंबर्स a, b और c ap में होते हैं, तो यहां से मेरे पास आ जाता है 2 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू a प्लस c। ये अपन पढ़ के आए हैं, ये अपने अपन पढ़ के आए। तो क्या यही दिख रहा है 2 टाइम्स ऑफ log a2 किसके इक्वल है? log a1 प्लस log a3 के। इसका मतलब log a1, log a2 और log a3 किसमें? AP के अंदर है। कब? जब a, b और c किसके अंदर थे? GP के अंदर थे। इसी का रिवर्स भी ट्रू होगा और ऐसे सारे नंबर्स पे ट्रू हो जाएगा। तो मेरे को समझ आ रहा है कि जब a1, a2, a3, a4 सारे नंबर्स जो है वो GP के अंदर है और सब पे मैं log अप्लाई कर दूं, यानी कि log a1, log a2, log a3, log a4 और ऐसे ही करते करते मैं अप्लाई कर दूं, तो जो नया रिजल्ट बन रहा है ना log वाला, नया सीक्वेंस बन रहा है log वाला, वो किस में होगा? वो AP के अंदर होगा। ठीक है, और सेम इसका रिवर्स भी वैलिड होता है। मुझे लगता है ये पॉइंट अगेन एकदम क्लियर, मतलब ये पॉइंट भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। यहां तक सारे पॉइंट्स अपन ने लिख लिए, एक एक करके सबको डिस्कस कर लिया है ना। अब यहां से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनेगा तो मुझे लगता है अपन फोड़ देंगे, है ना। अब अपन वापस से फोड़ देंगे। बढ़ जाए भाई आगे, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना? क्वेश्चन अपने को बोल रहा है फाइंड 3 नंबर्स in GP having sum 19 and product 216। मतलब मेरे को बोल रहा है यार 3 नंबर है, फाइंड कर दो कौन से 3 नंबर्स हैं, वो तीनों GP में। पहला पॉइंट, तीनों नंबर्स किस में? GP के अंदर है। हैविंग सम 19, उनका सम कितना आ रहा है? 19, 19 आ रहा है। एंड प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 216 दे रखा है। पहला पॉइंट, जैसे ही मेरे को ये तीनों चीजें क्लिक करा, तीनों चीजें मैंने रीड करी, मेरा ब्रेन ना क्लिक कर गया कि यार प्रोडक्ट दे रखा है ना। नंबर क्या दे रखा है? तीनों नंबर जीपी में और तीनों को क्या दे रखा है? प्रोडक्ट दे रखा है। अब प्रोडक्ट दे रखा है, इसका मतलब एक चीज तो ये कि नंबर 3 है, मतलब ऑड है, और प्रोडक्ट दे रखा है, तो मैं नंबर को कैसे कंसीडर करूंगा? मैं बोलूंगा लेट द नंबर्स बी, कौन कौन से नंबर लेंगे अपन? a अपॉन r कॉमा a r। आएगा कि नहीं आएगा? यहां से नंबर्स अपने पास a अपॉन r कॉमा a r। आया कि नहीं आया? 100% आ गया। सीधा सीधा अपन ने बोला था कि नंबर्स को अपन ऐसे ही कंसीडर करेंगे। इसमें फर्स्ट नंबर a अपॉन r है, फर्स्ट सेकंड नंबर a और थर्ड नंबर a r है। अच्छा, प्रोडक्ट दे रखा है तो अपन ने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दोगे तो a अपॉन r इंटू में a r इज इक्वल टू 216। r से r कैंसिल, अपने पास आ रहा है a क्यूब इज इक्वल टू 216 विच इज इक्वल टू 6 क्यूब, और यहां से a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 6 और a मेरे पास आ चुका है 6। समझ आया? कारण यही तो था। इस फॉर्म में नंबर लेने का कारण क्या था कि यार आपके पास सीधा सीधा एक वेरिएबल खत्म हो जाएगा और दूसरे वेरिएबल सीधे सीधे वैल्यू निकाल दोगे गिवन इंफॉर्मेशन के साथ। तो यहां से a की वैल्यू आ गई 6। आप क्या फाइंड करना है? आप फाइंड करना है r, जो दूसरी इंफॉर्मेशन से फाइंड करो। सम क्या दे रखा है? 19। इसका मतलब a अपॉन r प्लस a r इज इक्वल टू 19, दैट इज 19। a 6 है, रिप्लेस कर दो, यहां से पुट भी कर दो, तो भाई अपने पास आ जाएगा 6 अपॉन r प्लस 6 प्लस 6 r इज इक्वल टू 19। आया? 6 को उधर भेज दो तो अपने पास बनेगा 6 अपॉन r प्लस 6 r इज इक्वल टू 13। आया कि नहीं आया? आ गया। अब तो क्या करना है? हाँ, एलसीएम लो, सॉल्व कर दो, तो बन रहा है अपने पास 6r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास? एलसीएम आ जाएगा r, उस r को उधर भेज दोगे 13r हो जाएगा, जिसको इधर बुला लोगे, यहाँ हो जाएगा 6r स्क्वायर, यहाँ रह जाएगा प्लस 6। क्वेश्चन हो गया खत्म। अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया। दो नंबर चाहिए जिनका नंबर आ जाए, जिनका सम आ जाए अपने पास -13 और उनका प्रोडक्ट आ जाए अपने पास 36। कौन से दो नंबर से? अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या -12 और -1 है? बिल्कुल है। 6r स्क्वायर माइनस 12r माइनस r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लिया अपन ने 6r, तो यहां बचेगा r माइनस 2, यहां से माइनस गड़बड़ कर दिया।
है ना, गड़बड़ कर दिया। यहां से तो भाई 12 और 1 से थोड़ी आएगा, अपने को सम चाहिए -16, माइनस हम प्रोडक्ट चाहिए अपने को माइनस प्रोडक्ट चाहिए अपने को 36 और सम अपने को चाहिए -13। कौन से दो नंबर्स आएंगे भाई? अगर ध्यान से देखें तो अपने को नंबर्स मिल रहे हैं -9 एंड -4 नंबर मिल रहे हैं अपने पास। 6r स्क्वायर -9r, गड़बड़ हो गया था भाई, यहाँ पे करेक्ट है -9 एंड -4, तो -9r -4r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अभी क्वेश्चन खत्म है। एलसीएम कॉमन ले लो भाई, 3r कॉमन लिए तो बचा अपने पास 2r -3। यहां से कॉमन ले लिया अपने -2r कॉमन लिया तो अपने पास कितना बच रहा है भाई? -2 कॉमन लिया, -2 कॉमन अपने पास बच जाएगा 2r और यहां बच जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। डन है, क्वेश्चन हो गया खत्म। यहां से सॉल्व करोगे तो अपने पास क्या आ रहा है? अपने पास 3r -2 इंटू में 2r -3 इज इक्वल टू 0 और फाइनल जो रिजल्ट निकल के आ जाएगा मेरे पास, फाइनल जो रिजल्ट निकल के आ जाएगा वो कितना आ रहा है अपने पास? r इज इक्वल टू 2/3 एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू अपने पास आ रही है r इज इक्वल टू 3/2। ये अपने पास आ गया r की वैल्यू। चाहिए क्या था अपने को? फाइंड 3 नंबर्स। a की वैल्यू आ चुकी है, r की वैल्यू आ चुकी है, नंबर निकालना है तो निकाल दो, है ना। a की वैल्यू आ चुकी है, r की वैल्यू आ चुकी है, नंबर निकाल दे भाई। इसको थोड़ा सा छोटा करके स्पेस बना लेते हैं। यहां अपन जीपी फाइंड करते हैं, जो अपनी जीपी थी, जो रिक्वायर्ड जीपी थी, यानी कि लेट द नंबर्स, जो नंबर्स थे वो कौन कौन से हो जाएंगे अपने पास? अगर a को मैंने कंसीडर कर रहा हूं 6 और r को कंसीडर कर रहा हूं मैं 2/3, दोनों केस में अलग अलग आएंगे, चेक कर लेते हैं। 2/3 तो अपने पास आ रहा है, मिडिल नंबर आ रहा है 6 यानी कि a। इससे पहले वाला नंबर क्या आ रहा है अपने पास? a/r, तो 6/2/3, 6/2/3 और नेक्स्ट नंबर अपने पास हो जाएगा 6/3 मतलब 6 इंटू 2/3। सॉल्व कर रहे हो, नंबर कौन से आ रहे हैं भाई? यहां से कैंसिल होने के बाद मेरे पास 3 तो 9, 6 और 4 ये नंबर मेरे पास आ गए। 9, 6 एंड 4 ये नंबर मेरे पास आ गए। और बेटा अगर अपन r की वैल्यू 3/2 भी पुट करेंगे ना, अगर r की वैल्यू 3/2 भी पुट करेंगे तो भी जो नंबर्स अपने पास आएंगे, अगर r की वैल्यू if r इज इक्वल टू 3/2 तो भी जो नंबर्स आएंगे वो अपने पास 4, 6 और 9 ही आएंगे। मतलब नंबर तो एज इट इज है, अपने से तो पूछा नहीं कि ऑर्डर में बताना है, अपने को तो ये तो बोला नहीं सेकंड नंबर बताओ कि फर्स्ट बताओ या थर्ड बताओ, अपने को तो तीनों नंबर्स बताने। तो नंबर्स कौन कौन से हैं? नंबर से एक 4 है, एक 6 है और एक 9 है। ये 3 नंबर है अपना आंसर, ठीक है ना। तो ध्यान से अगर क्वेश्चन को समझोगे तो आपको लगेगा कि यार क्वेश्चन ना आसान था, है ना, बहुत ज्यादा कुछ ऐसा लॉजिक नहीं था जो क्वेश्चन में ढूंढना था, ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थी, बेसिक चीजें थी जो अपने को पता होनी चाहिए। ये बस ये ध्यान रखना अपने पास क्या, सबसे पहले प्रोडक्ट दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, मतलब नंबर्स अपन ने कैसे लिए? इस फॉर्म में नंबर लिए, इस फॉर्म में नंबर लिए तो यहां से a की वैल्यू निकाली, पुट करी, r की वैल्यू निकाली, a और r आ चुका तो अपने पास क्या आ जाएगा? वो रिक्वायर्ड तीनों नंबर्स जीपी के आ जाएंगे और क्वेश्चन अपना एंड हो जाएगा। डन। मुझे लगता है ये पॉइंट भी अब क्लियर है सबको ना, ये पॉइंट भी क्लियर है। तो अब एक आध क्वेश्चन और कर ही लेते हैं ताकि पॉइंट्स एकदम क्लियर हो जाए। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 11 टर्म्स इन जीपी। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 11 टर्म्स, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 11 terms of GP whose sixth term is 5। अगेन क्वेश्चन किसका आ गया? प्रोडक्ट का। अगेन क्वेश्चन किसका आ गया? प्रोडक्ट का आ गया, जिसके अंदर से किसके प्रोडक्ट की बात हो रही है? 11 टर्म्स के, मतलब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, प्रोडक्ट की बात हो रही है, मतलब अपन क्या बोलेंगे कि यार लेट द जीपी, लेट द जीपी बी। भाई कौन सी जीपी कंसीडर करेंगे? वही अप्रोच जो अभी पढ़ी थी। सर नंबर ऐसे लो कि पहला नंबर अगर a है ना, तो दूसरा नंबर a r हो और उससे पहले वाला नंबर a/r हो। अच्छा, अगला नंबर a r स्क्वायर हो, उससे पहले वाला नंबर a/r स्क्वायर हो। ठीक है, नेक्स्ट नंबर अपने पास a/r क्यूब आएगा, उससे पहले वाला नंबर a/r क्यूब आएगा। कितने नंबर आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 है और आगे बढ़ा दो तो ये अपने पास हो गया a⁴ 8।
यहां से आ गया पावर 4 9, अब अगला आ जाएगा a अपॉन r टू द पावर 5 10, और यहां से अपने पास आ जाएगा a इंटू r टू द पावर 5 यानी कि 11 नंबर्स आ गए। 5 5 प्लस 1 10 11 नंबर्स आ गए। सीधा सीधा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ऐसे ही करना है। ऑल्दो ये 11 नंबर है तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा कंसीडर कर सकते हो कि यार 6 नंबर जो मिडिल नंबर है वो तो बनेगा a, बाकी नंबर्स ऐसे बनेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे सारे के सारे r कैंसिल हो जाएंगे और a की पावर 11 बच जाएगी। मैंने छोटा नंबर था से लिख दिया सिर्फ ये समझाने के लिए, बाकी क्वेश्चन में आपको सारे लिख के नहीं देखने, आपने सीधा सीधा सॉल्व कर देना। अब इनके प्रोडक्ट की बात करता हूं, अगर मैं इनके प्रोडक्ट की बात करता हूं, अगर अपन बात करते हैं इनका प्रोडक्ट, तो भाई प्रोडक्ट क्या निकल के आ रहा है, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कि r5 कैंसिल, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कि r5 r4 r3 r स्क्वायर, ये सब इस r से r स्क्वायर से r क्यूब से r टू द पावर 5 से 4 से सबसे कैंसिल हो गए, और बचेगा क्या अपने पास बच रहा है a इंटू a 11 टाइम्स, दैट इज a टू द पावर 11, ये अपने पास आ गया प्रोडक्ट। इसकी वैल्यू अपने को क्या करनी है, फाइंड करनी है। फाइंड करने के लिए क्या चाहिए होगा, a चाहिए होगा। अच्छा a कैसे फाइंड करोगे भाई, ध्यान से देखो, एक और इंफॉर्मेशन गिवन है कि भाई इस जीपी की 6 टर्म 5 है, जीपी की फर्स्ट 6 टर्म देखोगे तो मिडिल टर्म ये देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 कौन सी है, a, मतलब मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कि यार a6 जो है ना वो a के बराबर है, और वो किसके बराबर दे रखी है, वो अपने को दे रखी है 5 के बराबर, वो 6 टर्म इज 5, तो a आ गया 5। अब तो क्वेश्चन ही खत्म है। प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट अपने को दे रखा है a टू द पावर 11, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है 5 टू द पावर 11, और यही मेरा क्या आ जाएगा, यही अपना आ जाएगा आंसर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 11 टर्म्स ऑफ दिस जीपी। समझ आ रहा है, मतलब क्वेश्चन क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर, तो क्वेश्चन फटाफट होते जाएंगे, फिर दिक्कत आएगी नहीं, फिर सीधा सीधा अप्रोच है, सीधा सीधा अप्लाई करना है और आंसर निकाल के आगे बढ़ जाना है। अब ये टाइप का एक क्वेश्चन और है, देख लो, है ना, क्योंकि ये कई बार पूछ लेते हैं, जबरदस्ती का क्वेश्चन है, ऑल्दो एक ही कॉन्सेप्ट है जो आपने हर वैल्यू के लिए अप्लाई करना है। आपके पास है 7 प्लस 7 7 प्लस 3 टाइम्स 7 प्लस 4 टाइम्स 7, और ये बढ़ता जा रहा है इन टर्म्स तक, ठीक। इसी की जगह 4 प्लस 44 प्लस 444 होता तो भी ऐसा ही करते, 666 होता तो भी ऐसा ही करते, 888 होता तो भी ये करते, मतलब अप्रोच सेम चलेगी। तो इसे ध्यान से समझ लेना, है ना, एक क्वेश्चन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवा देगा आपके। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले क्या करो, है ना, अपने पास क्या दे रखा है, देखो अभी मैं ध्यान से देखूं ना तो ये एपी है, ना ये जीपी है, ना ये कुछ और फॉर्म ऊपर है, ठीक है, बट कुछ ना कुछ तो बनाना ही है ना, कोई ना कोई तो सीक्वेंस है, सॉल्व तो करना ही है। तो मैंने बोला यार नंबर दे रखे 7 प्लस 7 7 प्लस 7 7 7, और ये ऐसे ही करते करते ना एन टर्म्स तक जा रहा है, ठीक। अब क्या करो, इसमें से 7 कॉमन ले लो। अगर इसमें से 7 कॉमन ले लेता हूं तो बचता है क्या, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 प्लस, और ये अगेन चलता जाएगा कब तक, एन टर्म्स तक चलता जाएगा, ठीक। अब क्या करोगे, इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यार 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूं, इसको लिख देता हूं 7 अपॉन 9 से कर दिया डिवाइड, और अंदर 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999 प्लस, अब ये कहां तक चलेगा, ये कहां तक जाएगा, अरे ये भी तो इनफाइनाइट तक ही जाएगा, ये कहां तक जाएगा, ये भी तो इनफाइनाइट तक ही जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, 7 अपॉन 9, और हमेशा, और ये अप्रोच आपको सबके लिए सेम करनी है ना, सबके लिए सेम करनी है। अब 9 को क्या लिख दोगे भाई, 9 को लिख दो 10 माइनस 1, प्लस 99 को क्या लिख दोगे 100 माइनस 1, यानी कि 10 स्क्वायर माइनस 1, प्लस 999 को क्या लिख दोगे 1000 माइनस 1, मतलब 10 क्यूब माइनस 1। अब कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 4 माइनस 1, और ये चलता चलता 10 टू द पावर n माइनस 1 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि हर टर्म में सेम ही चीज आ रही है। हर टर्म में फर्स्ट वाले के अंदर फर्स्ट टर्म में 10 टू द पावर 1 आ रहा है, सेकंड के लिए 2 आ रहा है, थर्ड के लिए 3 आ रहा है, तो nth के लिए क्या होगा 10 टू द पावर n माइनस 1। डन, बढ़िया। अब मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपका सॉल्व हो गया और आपको समझ भी आगे आने लग गया होगा कि यार सर कर क्या रहे हैं ना, सर क्या कर रहे हैं।
अब देखो 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब, यही तो चल रहा है, 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस 10 टू द पावर 4, और ये चलते चलते कहां तक जा रहा है, 10 टू द पावर n तक जा रहा है ना। और यहां से देखोगे तो -1 -1 -1 -1 n टाइम्स जा रहा है। अगर मैं -1 n टाइम्स करूंगा, सो दिस इज बेसिकली माइनस ऑफ n ही तो है भाई, दिस इज बेसिकली कितना है, माइनस ऑफ n है, ये मेरे पास आ गया। अब ना क्वेश्चन खत्म है, क्यों, क्योंकि इसको सॉल्व करना मैंने सीख लिया है। कैसे भाई, ये सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी ही तो है, ध्यान से देखो तो ये जीपी ही तो बन रहा है, जिसका फर्स्ट टर्म a 10 है। अब 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 स्क्वायर आ गया, फिर 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 क्यूब आ गया, फिर 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 की पावर 4 आ गया। मतलब क्या कर रहे हो आप, मतलब आप हर टर्म में 10 को मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, 10 आ जा रहा है। अभी तो क्वेश्चन खत्म हो गया वापस से, ये बन जाएगा अपने पास 7/9 इनटू में। अच्छा, इसको सॉल्व करना है, मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला पता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a इनटू में r टू द पावर n, r कितना है, 10 आया, r टू द पावर n -1 अपॉन में r -1 यानी कि 9 आ रहा है, और माइनस में क्या चल रहा है, माइनस में n एज इट इज चल रहा है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं भाई। डन भाई, यहां तक मुझे लगता है अब क्लियर है ना, यहां तक मुझे लगता है कि अभी क्लियर है। अब आगे बढ़ जाते हैं सर, तो ठीक है आगे बढ़ ही जाते हैं, एक सेकंड बस। चलो, इसका जो रिजल्ट है अभी से लिख के यहां पे, और आगे इसको यूज करते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या है अपने पास, ये अपने पास आ रहा है 7/9 इनटू में। अगर मैं ध्यान से देखूं तो सबसे पहले तो इसको एलसीएम लेके अंदर ले लो, अगर एलसीएम ले लोगे तो अपने पास आ रहा है 10 इंटू 10 टू द पावर n -1 माइनस में 9n अपॉन में n इंटू एज इट इज चल रहा है ना, अपॉन में n नहीं सॉरी अपॉन में 9। एक काम कर, इस 9 को भी बाहर ले लेते हैं, जैसे ही 9 को बाहर लेंगे अपने पास हो जाएगा 7/81 और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये तो अपने पास हो जाएगा 10 टू द पावर n इंटू 10, मतलब 10 टू द पावर n प्लस 1। आया कि नहीं आया, आया। यहां से 10 करोगे तो हो जाएगा -10 और यहां से जाएगा -9n, और ये मेरे पास आ गया फाइनल आंसर। और यही अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास आ गया फाइनल आंसर किसका भाई, अपने गिवन क्वेश्चन का। क्या ये पॉइंट एकदम समझ आया, क्या किया मैं एक बार फटाफट बताऊं। सबसे पहले 7 कॉमन लिया तो 1 + 1 1 + 1 1 + 4 टाइम 1 ये आ गया। अब क्या करो, उसको 9 बनाना है, 1 को 9 1 1 को 9 9 1 1 को 9 9 ऐसा बनाना है, तो 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 से डिवाइड करना है, तो ये हो गया 7/9 और यहां से मल्टीप्लाई होने के बाद ऐसा कुछ आया। अब क्या करेंगे, सारे के सारे 9 को ना 10 की फॉर्म में लिख दिया, तो 9 हो गए 10 टू द 10 -1, फिर आ गया 10 स्क्वायर -1, फिर आ रहा है 10 क्यूब -1, 10 टू द पावर 4 -1 चलता जा रहा है। अच्छा, यहां से मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास 10 10 को एक तरफ कर लो, तो 10 + 10 स्क्वायर + 10 क्यूब + 10 टू द पावर 4 टिल 10 टू द पावर n, और -1 करके कितना हो जाएगा, -n आ गया। मुझे लगता है यहां तक ना पॉइंट क्लियर हो गया आपको, यहां तक ना पॉइंट क्लियर हो गया। अभी देखते ही मेरे को दिख गया यहाँ पे जीपी बन गया, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई करा। जैसे ही सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई करा तो मेरे पास ऐसा कुछ बना, ब्रैकेट ओपन करा, 9 को बाहर लेके गया तो ये बना, और फाइनल मेरे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है क्वेश्चन की, 7/81 इंटू 10 टू द पावर n + 1 -10 -9n। और ना मैं आपको समझाता हूं ध्यान से क्या चीज, कि अगर यहीं पे 777 की जगह अगर मेरे पास 333 होता तो मेरे पास क्या होता, इसकी जगह बस 3 आ जाता। अगर 444 होता तो इसकी जगह 4 आ जाता, 555 होता तो इसकी जगह 5 हो जाता, क्योंकि बाकी सब तो एज इट इज है। आप समझो, आपने 7 के लिए यहाँ पे 7 के लिए 7 कॉमन लिया था, बाकी तो 7 का कोई रोल ही नहीं रहा। अब तो क्या बन गया, अब तो ये 9 1 बन गया, फिर 9 9 हुआ, फिर ये चला, फिर आगे चला, ठीक है। अगर मेरे पास यहीं पर 5 होता तो मेरे पास यहाँ पे कॉमन पे 5 आ रहा होता, फिर 1 1 बनने के बाद फिर वही 9 फिर 10 फिर 7, फिर यहाँ पे जीपी का फॉर्मूला सबको सेम चलता, मतलब बस इसी में तो चेंज आएगा। ये 7 की जगह 3 4 5 7 8 कुछ भी आ सकता है, बस इतना सा फर्क आएगा, बाकी कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। और आपने ये फॉर्म ना अच्छे से, और अब हर बार ना इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको ये फॉर्म ना ब्रेन में फिट ही कर लेनी है, क्योंकि ऑप्शंस में क्या करते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन देखिए इसमें थोड़ा सा घुमा फिरा देते हैं, इसमें थोड़ा घुमा फिरा देते हैं, बाकी क्वेश्चन एज इट इज चलता है,
ठीक है, अब मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया, अरे भाई कुछ करना ही नहीं है, सेम अप्रोच रहा, क्या करना है, आपके बाद 3 आ जाएगा। तो जहां पे अपने पास यहां पे 7 था, बस उसी का आंसर 3/81 इंटू 10 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9n, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। खत्म हो गया क्वेश्चन, समझ आ गया। तो 3 हो 4 हो 5 हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप आराम से इजीली फोड़ दोगे। अब मेरे पास खत्म, ठीक। तो यहां तक का अपना हो गया है ना। अब अपन ने क्या करा है, जीपी को कंप्लीट कर लिया है कि जीपी में जिस तरह के क्वेश्चंस बन पाते हैं, जैसा जैसा पूछा जाता है, जो डिफिकल्टी लेवल डाली जा सकती है, वो सब अपन ने कर लिया, ठीक है। तो जीपी अपना डन इस लेक्चर के साथ। नेक्स्ट क्लास में बच्चा अपन स्टार्ट करेंगे अगला लेक्चर जो भी चलेगा उसमें अपन ना क्या करेंगे, जीएम की बात करेंगे, मतलब जियोमेट्रिक मीन की। जैसे एचपी एपी के बाद में अपन ने अर्थमेटिक मीन पढ़ा था, अब जीपी के बाद जियोमेट्रिक मीन पढ़ेंगे, फिर एचपी पढ़ेंगे और फिर आगे का प्रोसीड कर देंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि लेक्चर आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थोड़ी और मेहनत करेंगे, थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे और मजा दिलाएंगे। ओके देन, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एवरीवन, पढ़ते रहो, मस्त रहो और पढ़ाई करते रहो भाई, पढ़ाई करते रहो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।